मैंने कस्टम्स में 11 साल काम किया है। फेक बेबी फॉर्मूला में ड्रग से लेकर जैकेट की लाइनिंग में कैश तक सब कुछ देखा है। इस जॉब ने मेरे सारे इल्यूजन्स खत्म कर दिए और मेरे इंस्टिंक्ट्स को शार्प कर दिया। मैंने स्मगलिंग करने वाली माँ की आंखों में डिस्पेयर देखा है और कैश छुपाने वाले बिजनेसमैन की आंखों में ग्रीड। उस दिन रेडियो पर मेरा एक कोड वर्ड बोलने के ठीक 10 मिनट्स बाद पूरा एयरपोर्ट लॉकडाउन हो गया था। पेट में कैप्सूल्स निगलकर स्मगलिंग करने वाले यंगस्टर्स को भी देखा है। उनकी आंखों में सिर्फ नमनेस होती है। 11 सालों में मैंने इतने चेहरे पढ़े हैं कि अब सिर्फ आंखों से सच जान लेता हूँ। आज मेरी शिफ्ट टर्मिनल 3 इंटरनेशनल अराइवल्स की डेस्क 6 पर थी। दोपहर के 3 बजे क्राउड नॉर्मल था। तभी एक लड़का सिल्वर सूटकेस के साथ मेरे डेस्क पर आया। एकदम ऑर्डिनरी सा वाइट टी शर्ट, जीन्स और ब्लैक रिम ग्लासेस, टिपिकल स्टूडेंट लुक। उसने अपना ब्रांड न्यू पासपोर्ट मुझे दिया। मैंने ओपन किया। गाओ युआन, 21 ईयर्स ओल्ड, कंट्री एड से वापस आया एक स्टूडेंट, वेलकम बैक। मैंने स्टैंप लगाकर पासपोर्ट उसे वापस कर दिया। उसके हाथ एकदम स्टेडी थे, नेल्स परफेक्टली क्लीन और ट्रिम्ड। थैंक यू। उसने एक पोलाइट स्माइल दी और अपना बैग कन्वेयर बेल्ट की तरफ ले जाने लगा। प्लीज वेट अ मिनट, मैंने कहा। आपके लगेज को एक्स-रे मशीन से पास करना होगा। ओके। उसने बिना किसी फ्रस्ट्रेशन के नॉड किया और खुद ही अपना बैग बेल्ट पे रख दिया। सब कुछ बहुत नॉर्मल था, हद से ज्यादा नॉर्मल। मेरी नजर मॉनिटर स्क्रीन पर थी। एक्सरे स्कैन में सब क्लियर था। कपड़े, बुक्स, लोकल स्नैक्स और एक ट्रिमर। कोई सस्पिशियस डेंसिटी या शेप नहीं। मशीन मॉनिटर कर रहे शाओली ने मुझे ओके का सिग्नल दिया, पर मैं अपनी जगह से नहीं हिला। मेरी नजरें अभी भी गाओ युआन के फेस पर फिक्स थीं। वो वहां खड़ा शांति से वेट कर रहा था। उसके फेस पर एक हल्की सी स्माइल थी, लेकिन उसका लेफ्ट थंब अनकॉन्शियसली उसके इंडेक्स फिंगर के जॉइंट को रैपिडली रब कर रहा था, लगातार। ये एक टिपिकल सबकॉन्शियस रिएक्शन है, एक्सट्रीम टेंशन को छुपाने के लिए किए जाने वाले रेपिटेटिव मूवमेंट्स। वो किस बात से नर्वस था? एक कंप्लीटली नॉर्मल सूटकेस को लेकर। सर, आपका बैग क्लियर है, आप जा सकते हैं, शाओली ने उसे बताया। गाओ युआन ने मुझे नॉड किया और बैग उठाने के लिए आगे बढ़ा। ओपन द बैग। मेरी आवाज लाउड नहीं थी, पर क्लियर थी। शाओली हैरान रह गया। गाओ युआन का हाथ हवा में ही रुक गया। उसकी स्माइल एक सेकंड के लिए स्टिफ हुई, पर फिर से नॉर्मल हो गई। ऑफिसर, क्या कोई प्रॉब्लम है? उसकी टोन एकदम काम थी, पर फिंगर अप करने वाला वो हाथ अब रुक चुका था और उसके मसल्स टेंस थे। रूटीन इंस्पेक्शन। प्लीज कोऑपरेट, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए रिपीट किया। ओपन द बैग। गाओ युआन ने 3 सेकेंड्स तक मुझे घूरा और फिर नजरें झुका ली। ऑलराइट। उसने सूटकेस को इंस्पेक्शन डेस्क पर रखा, पासवर्ड एंटर किया और उसे खोल दिया। सूटकेस अंदर से बिल्कुल उसके जैसा था, क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड। कपड़े परफेक्टली फोल्डेड और वैक्यूम बैग्स में पैक थे। बुक्स कॉर्नर में नीटली स्टैक की गई थी। मैंने अपने ग्लव्स पहने और चेकिंग स्टार्ट की। एक एक आइटम बाहर निकाला। बुक्स के पेजेस चेक किए, पर कुछ नहीं मिला। आसपास खड़े पैसेंजर्स कंप्लेन करने लगे थे कि मैं सीन क्रिएट कर रहा हूँ। शाओ ली भी थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रहा था। शायद उसे लग रहा था कि मैं आज कुछ ज्यादा ही ओवररिएक्ट कर रहा हूँ। गाओ युआन के फेस पर फिर से एक हल्की सी रिलीफ वाली स्माइल आ गई थी। मैंने किसी की परवाह नहीं की और सूटकेस को पूरी तरह से एम्प्टी कर दिया। फिर मैंने अपने नकल से सूटकेस के बॉटम लाइनिंग पर धीरे से नॉक किया। थड थड। आवाज हॉलो थी। मैंने सिर उठाकर गाओ युआन की तरफ देखा। उसकी स्माइल पूरी तरह से गायब हो चुकी थी और उसका चेहरा वाइट पड़ गया था। इसे ओपन करो, मैंने कहा। क्या? इस हिडन कंपार्टमेंट को? गाओ युआन ने नर्वसली सॉलो किया। मुझे मुझे नहीं पता कि इसमें कोई हिडन कंपार्टमेंट है। उसकी आवाज ड्राई हो रही थी। मैं एक आखिरी बार पूछ रहा हूँ, इसे ओपन करो। मैंने डेस्क के नीचे से एक मल्टी टूल स्क्रू ड्राइवर निकाला। मेरे हाथ में टूल देखकर उसके होंठ कांपने लगे, पर वो अपनी जगह से नहीं हिला। मैंने बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्क्रू ड्राइवर को लाइनिंग के गैप में डाला और पूरी ताकत से प्राई किया। क्रैक। लाइनिंग बोर्ड खुल गया और उसमें से मिट्टी और मशीन ऑयल की एक अजीब सी स्मेल आने लगी। मैंने पूरा बोर्ड खींचकर निकाल दिया। उस हिडन कंपार्टमेंट के अंदर थिक स्पॉन्ज लगा था, जिसमें 3 प्रिसाइज कटआउट्स बने थे और उन कटआउट्स में 3 ऑर्डिनरी से पत्थर रखे थे। इरेगुलर शेप वाले ग्रे स्टोन्स जो बिल्कुल ऐसे लग रहे थे जैसे किसी नदी के किनारे से उठाए गए हों। शाओली ने आगे झुककर देखा और कंफ्यूज हो गया। स्टोन्स सिर्फ इसके लिए। आसपास के पैसेंजर्स भी आपस में मर्मरिंग करने लगे। गाओ युआन बिल्कुल ड्रेन आउट हो चुका था। वो डेस्क के सहारे खड़ा हैवी ब्रीदिंग कर रहा था। वो उन पत्थरों को ऐसे देख रहा था जैसे उसकी आंखों में खौफ भरा हो।
मैंने उसे इग्नोर किया। मेरा पूरा फोकस उन 3 पत्थरों पर था। मैंने 3 सेकंड्स तक उन्हें घूरा और फिर हाथ बढ़ाकर एक पत्थर को उठा लिया। वो छूने में एकदम कोल्ड और हैवी था। सरफेस रफ थी और उस पर सूखी हुई मिट्टी भी लगी थी। मैंने उसे अपनी आंखों के करीब लाया और उसे डेस्क के ऊपर लगी हाई इंटेंसिटी लाइट के सामने रखकर अलग अलग एंगल से चेक करने लगा। अचानक एक बहुत ही स्पेसिफिक एंगल पर पत्थर के सरफेस पर एक माइक्रोस्कोपिक पर्पल लाइट फ्लैश हुई, एक बाल से भी ज्यादा पतली, जिसे नॉर्मल आंखों से देखना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। मेरा दिल जोर से धड़का। मैंने वो पत्थर नीचे रख दिया, बिना एक भी वर्ड बोले। मैंने अपने शोल्डर रेडियो का बटन प्रेस किया। उस एक मोमेंट के लिए मुझे हॉल का सा शोर सुनाई देना बंद हो गया था। मेरी आवाज एकदम स्टेडी थी, बिना किसी पैनिक के। मैंने वो कोड वर्ड बोला जो सिर्फ मैं और कैप्टन जोंगले समझते थे, द स्टोन्स आर वेरी हार्ड। रेडियो पर एक सेकंड का साइलेंस रहा और फिर कैप्टन जोंगले की फर्म आवाज आई, कॉपी दैट। सिर्फ 10 मिनट्स के अंदर टर्मिनल 3 के सारे एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पूरी तरह से सील कर दिए गए। एयरपोर्ट के सिक्योरिटी अलार्म्स बजने लगे। पूरे हॉल में कियोस मच गया। पैसेंजर्स चीख रहे थे, बच्चे रो रहे थे और एयरपोर्ट स्पीकर्स पर इमरजेंसी इवैक्यूएशन की अनाउंसमेंट्स गूंज रही थीं। गाओ युआन पूरी तरह से कोलैप्स होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। मैंने तुरंत उन तीनों पत्थरों को वापस उसी हिडन कंपार्टमेंट में रख दिया और लाइनिंग बोर्ड लगाकर सूटकेस को क्लोज कर दिया। फिर मैंने उस पर हाईएस्ट सिक्योरिटी लेवल का सील लगा दिया। ये सब खत्म होते ही हेविली आर्म्ड स्वॉट टीम ने अंदर एंट्री ली और बैरिकेड्स लगा दिए। नोबडी मूव, अपनी जगह पर खड़े रहो। स्वॉट ऑफिसर्स के चिल्लाने की आवाजें गूंज रही थी। कैप्टन जोंगले अपनी एंटी स्मगलिंग टीम के 2 ऑफिसर्स के साथ मेरी तरफ बढ़ रहे थे। उनका फेस इतना सीरियस था जितना मैंने पहले कभी नहीं देखा था माथे पर। वेन्स साफ दिख रही थी। जोंग है, स्टेटस रिपोर्ट। बिना टाइम वेस्ट किए उन्होंने पूछा। टारगेट गाओ युआन, मेल, 21 कंट्री एड से रिटर्न हुआ स्टूडेंट। मैंने जमीन पर बैठे गाओ युआन की तरफ पॉइंट किया। सस्पेक्टेड आइटम्स इसके सूटकेस के हिडन कंपार्टमेंट में मिले थी। मैंने उस सिल्वर सूटकेस की तरफ इशारा किया। मैंने स्टोन्स और हार्ड कोड यूज किया है। जोंगले की आंखें फटी की फटी रह गईं। कस्टम्स के इंटरनल सिस्टम में इस कोड का मतलब था हाईएस्ट लेवल नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट। एक ऐसा अलर्ट जो ट्रिगर होते ही ये साबित करता था कि कुछ ऐसा स्मगल हो रहा है जो कंट्री की सिक्योरिटी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये केस अब कस्टम्स के लेवल से बाहर था। इसे डायरेक्ट स्टेट सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को हैंडओवर करना था। मैं और जोंगले पिछले 7 सालों से साथ काम कर रहे थे। मैंने आज तक ये कोड यूज नहीं किया था। वो जानता था कि मैं इस मामले में कोई मजाक नहीं करूंगा। आर यू श्योर? जोंगले ने दबी हुई आवाज में पूछा। 100%, मैंने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया। उसने और कोई सवाल नहीं किया। तुरंत अपना सिक्योर सैटेलाइट फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। दिस इज जोंगले, कैपिटल एयरपोर्ट कस्टम्स रॉक प्रोटोकॉल इनिशिएट करो। टर्मिनल 3, डेस्क 6 पर टारगेट फाउंड। स्टेट सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से इमीडिएट बैकअप चाहिए। कॉल डिस्कनेक्ट होते ही ऑफिसर्स ने गाओ युआन को जमीन से उठाया और उसे हैंडकफ्स पहना दिए। उस सिल्वर सूटकेस को एक स्पेशल ब्लास्ट प्रूफ मेटल बॉक्स में लॉक कर दिया गया। सब कुछ एक हाईली इंटेंस और फास्ट पेस पर हो रहा था। 20 मिनट्स के अंदर 3 ब्लैक सेडान्स एयरपोर्ट के वीआईपी चैनल से सीधे टारमाक पर आकर रुकी। उनमें से ब्लैक सूट्स पहने हुए एजेंट्स बाहर निकले। उन्हें लीड कर रही थी करीब 30 साल की एक औरत, शॉर्ट हेयर और चाकू की तरह शार्प आंखें। उसने कोई आईडी कार्ड नहीं पहना था, लेकिन उसके आते ही एयरपोर्ट पुलिस चीफ ने भी उसे सैल्यूट किया। वो सीधे चलकर जोंगले के पास आई। स्टेट सिक्योरिटी शॉ वेंजन, मैं इस केस की इंचार्ज हूँ। उसकी आवाज उसकी आंखों की तरह ही कोल्ड और शार्प थी। कस्टम्स जोंगले, सस्पेक्ट और एडेंस कहाँ है? शाओ वेंजुन ने पूछा। जोंगले ने स्वॉट वैन में बैठे गाओ युआन और उस लॉक किए गए मेटल बॉक्स की तरफ इशारा किया। फर्स्ट डिस्कवरिंग ऑफिसर कौन है? शाओ वेंजुन की नजरें हम सब पर घूमी। मैं हूं, मैंने आगे बढ़ते हुए कहा। शाओ वेंजुन ने कुछ सेकंड्स तक मुझे ऐसे घूरा जैसे वो मुझे एक्सरे स्कैन कर रही हो। पूरी रिपोर्ट दो। मैंने गाओ युआन के डेस्क पर आने से लेकर स्टोन्स मिलने तक की पूरी डिटेल से दी, जिसमें उसके माइक्रो एक्सप्रेशंस और मेरी चेकिंग प्रोसेस भी शामिल थी। तुमने कंपार्टमेंट तोड़ा और तुम्हें स्टोन्स मिले। शाओ वेंजुन ने मुझे बीच में ही रोका और तुमने डायरेक्टली नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट रिपोर्ट कर दिया। हाँ, तुम्हें कैसे पता चला कि वो 3 ऑर्डिनरी स्टोन्स नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट हैं? मेरा इंट्यूशन, मैंने कहा।
इंट्यूशन शाह वेंजुन के चेहरे पर एक ठंडी और मॉकिंग स्माइल आ रही। ऑफिसर जुआंग, क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारे इस एक इंट्यूशन की वजह से पूरे कैपिटल एयरपोर्ट का ऑपरेशन रुक गया है? कितना बड़ा इकोनॉमिक लॉस हुआ है? कितनी इंटरनेशनल फ्लाइट्स डाइवर्ट करनी पड़ी हैं? अगर ये पूरा मैटर सिर्फ एक फॉल्स अलार्म निकला तो क्या तुम इसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने के लिए तैयार हो? उसके सवाल किसी बुलेट्स की तरह मुझ पर फायर हो रहे थे, पर मैं पीछे नहीं हटा। मैंने उसकी आंखों में देखकर कहा, मुझे पता है तुम अपने करियर और फ्यूचर को अपने इंट्यूशन पर गैम्बल कर रहे हो। मुझे गैम्बल करने की जरूरत नहीं है। मैंने एक वर्ड क्लियर बोलते हुए कहा, क्योंकि मैंने पर्पल लाइट देखी है। पर्पल लाइट। शाओ वेंजुन ने फ्राउन किया। हाई इंटेंसिटी लाइट के एक स्पेसिफिक एंगल पर उन पत्थरों से एक माइक्रोस्कोपिक पर्पल लाइट फ्लैश हुई थी। मैंने खुद देखा है, और यही रीजन था कि मैंने हाईएस्ट लेवल सिक्योरिटी अलार्म ट्रिगर किया। 3 साल पहले मेरे मेंटर ओल्ड चीफ लिन हाइडोंग एक बॉर्डर ऑपरेशन में मारे गए थे। उस मिशन में उन्होंने एक नई स्मगलिंग मटेरियल पकड़ी थी जिसे ऑर्डिनरी पत्थरों की तरह डिस्गाइज किया गया था। बाद में इंटरनल ब्रीफिंग में मैंने उस स्मगल्ड आइटम की रिपोर्ट पढ़ी थी। उसका कोर एलिमेंट एक स्पेसिफिक लाइट सोर्स के अंदर एक यूनिक पर्पल ग्लो एमिट करता था। उस इंसिडेंट के बाद ही स्टोन्स और हार्ड कोड और रॉक प्रोटोकॉल बनाए गए थे। पूरे कस्टम्स डिपार्टमेंट में ये सीक्रेट 5 लोगों से ज्यादा कोई नहीं जानता। जोंगले उनमें से एक है, और जब उसने पर्पल लाइट के बारे में सुना तो उसका फेस भी पेल पड़ गया था। शवेंजुन को ऑब्वियसली इस क्लासिफाइड मिशन के बारे में कुछ नहीं पता था। उसने मॉक करते हुए कहा, पर्पल लाइट। ऑफिसर जुआंग, क्या आप सस्पेंस नॉवेल्स कुछ ज्यादा ही पढ़ते हैं? उसने अपने एजेंट्स को ऑर्डर दिया, एविडेंस को आइसोलेशन लैब में ले जाओ। टेक टीम को बोलो इमीडिएट एनालिसिस स्टार्ट करें। सस्पेक्ट को इंटेरोगेशन रूम में डालो, मैं खुद उससे पूछताछ करूंगी। उसके एजेंट्स तुरंत एक्शन में आ गए। कैप्टन जॉन, शाओ वेंजुन उनकी तरफ मुड़ी, मुझे कस्टम्स का इंटेरोगेशन रूम चाहिए। और हाँ, जब तक मेरी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती, ऑफिसर जुआंग एयरपोर्ट से बाहर नहीं जा सकते। वो इन्वेस्टिगेशन में असिस्ट करेंगे। इतना कहकर उसके हाई हील्स की आवाज जमीन पर गूंज रही थी। जोंगले ने मेरे कंधे पर हाथ रखा, उसकी आंखों में टेंशन थी। जॉन है तुम कैप्टन, मैं अपनी यूनिफॉर्म की कसम खाकर कहता हूं। मैंने उसकी बात काट दी। उसने गहरी सांस ली और कुछ नहीं कहा। अगले कुछ घंटे मेरे लिए एक लंबे टॉर्चर की तरह थे। मुझे एक छोटे से ब्रेक रूम में बिठा दिया गया था और दरवाजे पर 2 SWAT गार्ड्स तैनात थे। मुझे अपना फोन चेक करने या किसी से कांटेक्ट करने की परमिशन नहीं थी। एक एक मिनट भारी पड़ रहा था। रात हो चुकी थी। टर्मिनल 3 अभी भी पूरी तरह से सील्ड था। बाहर टारमाक एकदम खाली और किसी गोस्ट टाउन की तरह शांत था। मैं इमेजिन कर सकता था कि बाहर न्यूज में कितना बड़ा बखेड़ा खड़ा हो चुका होगा, लेकिन मेरे अंदर एक अजीब सी शांति थी। मुझे अपनी आंखों पर भरोसा था और अपने मेंटर पर भी। आधी रात को ब्रेक रूम का दरवाजा जोर से खुला। शावेंजुन अंदर आई। उसका फेस पहले से भी ज्यादा कोल्ड और गुस्से से भरा हुआ था। उसने एक फाइल जोर से मेरी टेबल पर पटकी। ऑफिसर जुआंग, यू बेटर हैव अ गुड एक्सप्लेनेशन फॉर दिस। मैंने वो फाइल उठाई। वो टेक टीम की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट थी। रिपोर्ट का कंक्लूजन बोल्ड लेटर्स में लिखा था, जो मेरी आंखों में चुभ रहा था। स्पेक्ट्रम एनालिसिस, मटेरियल कॉम्पोजिशन, रेडिएशन टेस्ट सब नेगेटिव। मेन कंपोनेंट ग्रेनाइट। कंक्लूजन ऑर्डिनरी स्टोन्स। मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया। ये कैसे पॉसिबल है? मेरी टीम ने गाओ युआन को 8 घंटे तक इंटेरोगेट किया है। शाह वेंजुन की आवाज एकदम बर्फीली थी। उसने शुरू से लेकर आखिर तक सिर्फ एक ही बात कही है कि वो स्टोन्स उसने कंट्री एज की एक नदी के किनारे से उठाए थे। उसे अच्छे लगे तो सोविनियर की तरह रख लिए। हमने उसका बैकग्राउंड, फैमिली हिस्ट्री सब चेक कर लिया है, कंप्लीटली क्लीन। अब सारे एविडेंस सिर्फ एक ही तरफ पॉइंट कर रहे हैं। शाओ वेंजुन डेस्क पर झुकी और सीधे मेरी आंखों में घूरते हुए बोली, तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने झूठ नहीं बोला। मेरी आवाज थोड़ी भारी हो गई थी। तो फिर वो पर्पल लाइट कहाँ है? हमारी टेक टीम ने कंट्री के टॉप टायर इक्विपमेंट्स यूज किए हैं। उन पत्थरों का एक एक पार्टिकल स्कैन कर लिया है। पर्पल लाइट का एक ट्रेस तक नहीं मिला। जॉन है, वो लगभग चिल्ला रही थी। मैं तुम्हें 12 घंटे का टाइम दे रही हूँ, कल दोपहर 12 बजे तक। या तो साबित कर दो कि वो स्टोन्स नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट हैं, या फिर मिलिट्री कोर्ट फेस करने के लिए तैयार रहो, क्योंकि तुम्हारे इस फालतू इंट्यूशन के चक्कर में हमने एक असली टारगेट को पकड़ने का मौका गंवा दिया है। अब जाकर सॉलिटरी सेल में बैठो और सोचो कि तुम कैसे प्रूव करोगे कि तुम कोई पागल नहीं हो जो सिर्फ अटेंशन चाहता है।
गुस्से से उसकी सांसें तेज चल रही थी। दो स्वाट ऑफिसर्स अंदर आए और उन्होंने मुझे दोनों तरफ से पकड़ लिया। मैंने कोई रेजिस्टेंस नहीं किया। मेरे दिमाग में सब कुछ गोल घूम रहा था। इम्पॉसिबल। मैंने सच में वो पर्पल लाइट देखी थी। वो बिल्कुल 3 साल पहले वाली रिपोर्ट की पिक्चर्स जैसी थी। फिर गड़बड़ कहाँ हुई? मुझे एक बिना खिड़की वाले कन्फाइनमेंट रूम में बंद कर दिया गया। रूम में सिर्फ एक लोहे का बेड था। मैं बैठ गया और खुद को शांत करने की कोशिश करने लगा। मैंने दोपहर में हुए पूरे इंसिडेंट को अपने दिमाग में रिप्ले करना शुरू किया। गाओ युआन, उसके एक्सप्रेशंस, उसके मूवमेंट्स, विट, उसका लेफ्ट हैंड वो फिंगर अप करने वाला मूवमेंट। जब मैंने कंपार्टमेंट तोड़ा था तब उसका टेंशन पीक पर था, लेकिन जब मैंने पत्थर उठाकर उस पर लाइट डाली तो डर के अलावा उसके फेस पर एक और एक्सप्रेशन था। डर के अलावा एक और एक्सप्रेशन पर वो क्या था? मैंने आंखें बंद की और अपनी मेमोरी को स्कैन करने लगा। यस, रिलीफ। जब उसने देखा कि मैं एक नॉर्मल हाई इंटेंसिटी लाइट से उन पत्थरों को चेक कर रहा हूं और मुझे कुछ नहीं मिला, तो उसे एक फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड के लिए उसके फेस पर एक बहुत बड़ा रिलीफ था। वो किस बात से खुश हो रहा था? वो इस बात पर रिलीफ फील कर रहा था कि मैं गलत लाइट यूज कर रहा हूं। मैं तुरंत बेड से उठा और लोहे के दरवाजे को जोर से पीटने लगा। दरवाजा खोलो, मुझे शाओ वेंजुन से मिलना है। मुझे एविडेंस को दोबारा चेक करना है। मुझे पता चल गया है कि प्रॉब्लम कहाँ है। कन्फाइनमेंट रूम का दरवाजा खुला। सामने कैप्टन जोंगले खड़े थे। वो बेहद थके हुए लग रहे थे, आंखें लाल थीं। क्लियरली पूरी रात सोए नहीं थे। मेरे साथ चलो, उन्होंने मेरी बात काट कर कहा और आगे बढ़ गए। मैं उनके पीछे पीछे कॉरिडोर से गुजरने लगा। मैंने टेक टीम की रिपोर्ट पढ़ी है। जोंगले की आवाज हैवी थी। जुआंग है, ये इशू अब बहुत बड़ा बन चुका है। कैप्टन, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने डेस्परेटली कहा। प्रॉब्लम पत्थर में नहीं है, प्रॉब्लम लाइट में है। लाइट? कैसे लाइट? मेरे मेंटर के केस वाली इंटरनल रिपोर्ट मैंने उसे दर्जनों बार पढ़ा है। वो पर्पल ग्लो हर तरह की लाइट में नहीं दिखता। वो सिर्फ एक हाईली स्पेसिफिक नैरो बैंड लाइट सोर्स पर रिएक्ट करता है। वो फ्रीक्वेंसी हमारे कंट्री का एक न्यूली डेवलप्ड हाईली क्लासिफाइड ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम था। नॉर्मल टेस्टिंग इक्विपमेंट्स उस पैरामीटर तक पहुंच ही नहीं सकते। जोंगले के कदम रुक गए। उन्होंने पलटकर मुझे गहराई से देखा। तुम्हें कितना कॉन्फिडेंस है इस बात पर? 100%। मैंने पूरे कन्विक्शन के साथ कहा। वो कुछ सेकंड्स तक चुप रहे, फिर अपना सिक्योर फोन निकाला और दोबारा वही नंबर डायल किया। इस बार उन्होंने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं किया, बस मेरे वर्ड्स एग्जैक्टली वैसे ही रिपीट कर दिए। फोन के दूसरी तरफ एकदम साइलेंस था। उसे 1 घंटे का टाइम दो। लाइन के उस पार से शाओ वेंजुन की बर्फीली आवाज आई। मैं आइसोलेशन लैब में वेट कर रही हूँ। आइसोलेशन लैब के अंदर का टेंशन इतना हैवी था कि महसूस किया जा सकता था। वो तीनों पत्थर एक प्योर वाइट टेबल पर रखे थे। वाइट लैब कोट्स पहने टेक्नीशियंस मुझे डाउट और डिस्डेन से देख रहे थे। शाओ वेंजुन आर्म्स क्रॉस करके कॉर्नर के शैडो में खड़ी थी। ऑफिसर ज्वांग, तुम शुरू कर सकते हो। उसकी आवाज में कोई इमोशन नहीं था। मुझे एक एडजस्टेबल लेजर एमिटर चाहिए जिसकी वेवलेंथ डीप यूवी स्पेक्ट्रम को कवर कर सके, मैंने कहा। एक टेक्नीशियन जोर से हंस पड़ा। किड, तुम्हें पता भी है तुम क्या मांग रहे हो? डीप यूवी स्पेक्ट्रम? तुम्हें क्या लग रहा है ये कोई साई फाई मूवी चल रही है? जैसा ये कह रहा है वैसा करो, शाह वेंजुन ने ठंडे स्वर में ऑर्डर दिया। वो टेक्नीशियन बहुत इरिटेट हुआ, पर फिर भी इक्विपमेंट सेट करने लगा। कुछ ही देर में एक हाईली एडवांस्ड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वहां लाया गया। ये हमारी लिमिट का सबसे एडवांस सिस्टम है, टेक्नीशियन ने फ्रस्ट्रेशन में कहा। इसकी वेवलेंथ 200 नैनोमीटर्स तक जा सकती है। इनफ फॉर यू। मैंने नॉट किया और मशीन के पास चला गया। मैंने लैब की सारी नॉर्मल लाइट्स ऑफ कर दी और रूम को कंप्लीटली पिच ब्लैक कर दिया। पूरे कमरे में अंधेरा छा गया। सिर्फ मशीन के स्क्रीन की ग्रीन ग्लो मेरे फेस पर पड़ रही थी। मैंने एक गहरी सांस ली और वेवलेंथ एडजस्ट करना शुरू किया। 760 नैनोमीटर से नीचे, धीरे धीरे नीचे की तरफ एडजस्ट किया। रेड लाइट, ऑरेंज लाइट, येलो लाइट, ग्रीन लाइट। ऑपरेटिंग टेबल पर रखे उन 3 पत्थरों में कोई चेंज नहीं आया। वो अभी भी वैसे ही डल दिख रहे थे। मेरे माथे से पसीना बहने लगा था। पास खड़े टेक्नीशियन की मॉकिंग हंसी अब और क्लियर सुनाई दे रही थी। मैंने तो पहले ही कहा था ये सब नाटक है। शाओ वेंजुन ने भी फ्राउन किया। उसकी पेशेंस अब खत्म हो रही थी। मैंने उन्हें इग्नोर किया और नीचे एडजस्ट करता गया। 400 नैनोमीटर्स, 300 नैनोमीटर्स अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम में एंटर किया। 250 नैनोमीटर्स। ऑफिसर जोंग, तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। शाओ वेंजुन की आवाज किसी डेथ सेंटेंस जैसी लग रही थी। मैंने अपने दांत पीसे और उंगलियों से स्टेडिली नॉब घुमाता रहा। जब वेवलेंथ नॉब परफेक्टली एक स्पेसिफिक मार्क पर आकर रुकी, 217। 3, हाँ, यह वो नंबर है।
3 साल पहले ओल्ड चीफ की रिपोर्ट में जो एक्सपेरिमेंटल पैरामीटर ब्रीफली मेंशन किया गया था, मेरा हाथ रुक गया। मैंने सिर उठाकर ऑपरेटिंग टेबल की तरफ देखा। एक मिरेकल हुआ। उस स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी की अल्ट्रावायलेट बीम पड़ते ही वो तीनों ऑर्डिनरी पत्थर ऐसे ग्लो करने लगे जैसे उनमें लाइफ आ गई हो। उनके अंदर काउंटलेस इंट्रिकेट और गैलेक्सी की तरह ब्राइट पर्पल लाइंस धीरे धीरे फ्लो करने लगीं। वो लाइंस आपस में इंटरट्वाइन होकर एक इतना कॉम्प्लेक्स 3D नेटवर्क बना रही थीं जिसे इमेजिन करना भी मुश्किल था। वो पत्थर नहीं थे, वो प्योर लाइट से बना एक मिनिएचर यूनिवर्स था। पूरा टेस्टिंग रूम एक सेकंड में कंप्लीटली साइलेंट हो गया। हर कोई इस खूबसूरत और अजीब नज़ारे को देखकर शॉक में था। किसी के मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। उन टेक्नीशियंस के मुंह इतने खुले थे कि उनमें अंडा समा जाए। उनकी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। ओ माय गॉड, ये क्या चीज है? कॉर्नर से श्याओ वेनजुन शैडो से बाहर आई। वो तेजी से ऑपरेटिंग टेबल के पास पहुंची और उन जिंदा लग रहे पत्थरों को घूरने लगी। उसकी आंखों में एक्सट्रीम हॉरर और डिसबिलीफ था। उसने मेरी तरफ मुड़कर देखा। अब उसकी आंखों में वो पहले वाला कंटेम्प्ट और मॉकिंग नहीं था। उसकी जगह एक्सट्रीम शॉक ने ले ली थी और एक अजीब सा फियर था। तुम्हें इस फ्रीक्वेंसी के बारे में कैसे पता चला? पहली बार उसकी आवाज में एक वाइब्रेशन था। ये कंट्री का हाईएस्ट लेवल ऑप्टिकल सीक्रेट है। रिंग रिंग, तभी उसकी पॉकेट में रखा सिक्योर फोन पागलों की तरह बजने लगा। शाओ व्यंजन झटके से होश में आई और उसने पैनिक करते हुए फोन उठाया। हाँ बोलो। टीम नेता शाओ, गाओ युआन ने कन्फेस कर लिया है। फोन की दूसरी तरफ इंटरोगेशन टीम के ऑफिसर की पैनिक्ड आवाज थी। बस अभी अभी उसका साइकोलॉजिकल डिफेंस पूरी तरह टूट गया। उसने बताया कि कंट्री एच में एक ऑर्गेनाइजेशन ने उसे रिक्रूट किया था। उन्होंने उसे बहुत सारा पैसा दिया था इन 3 रॉ स्टोन्स को कंट्री में स्मगल करने के लिए। उसने कहा कि कांटेक्ट पर्सन ने उसे एश्योर किया था कि ये रॉ स्टोन्स एब्सोल्युटली सेफ है। कोई भी इक्विपमेंट इन्हें डिटेक्ट नहीं कर सकता अनलेस अनलेस 217 3 नैनोमीटर्स की वेवलेंथ वाली की लाइट का यूज किया जाए। उसने ये भी बताया कि मीटिंग पॉइंट इंटरोगेशन ऑफिसर की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि शाओ वेंजुन के हाथ से फोन फिसलकर जमीन पर गिर गया। क्रैक। उसके चेहरे का सारा खून एक पल में सूख गया था। वो पूरी तरह पेल पड़ चुकी थी। उसे आखिरकार समझ आ गया था कि मुझे इस टॉप सीक्रेट फ्रीक्वेंसी के बारे में कैसे पता था, जो उसे भी नहीं पता थी। इसलिए नहीं कि मेरा क्लियरेंस लेवल हाई था, बल्कि इसलिए क्योंकि ये इंटेलिजेंस 3 साल पहले मेरे मेंटर की जान देकर हासिल की गई थी। और अभी कुछ देर पहले वो लगभग अपनी जान देकर क्लू लाने वाले हीरो के स्टूडेंट को एक पागल समझकर मिलिट्री कोर्ट भेजने वाली थी। पूरे आइसोलेशन लैब में इतनी शांति थी कि धड़कनें भी सुनी जा सकती थीं। उन 3 पत्थरों के अंदर बहती पर्पल गैलेक्सी किसी दूसरी दुनिया के गोस्ट की तरह लग रही थी, जो ह्यूमैनिटी की इग्नोरेंस पर हंस रही हो। शाओ वेंजुन का चेहरा सफेद से डार्क पड़ गया, फिर एक कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन में बदल गया। वो शर्मिंदा थी, डरी हुई थी और एक्सट्रीम शॉक की वजह से फिजिकली रिएक्ट कर रही थी। उसने जमीन पर गिरा फोन उठाने की कोशिश भी नहीं की। कैप्टन जोंगले ने तुरंत आगे बढ़कर फोन उठाया और चिल्लाकर पूछा, मीटिंग पॉइंट कहाँ है? नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, 3rd फ्लोर, जोन सी, लॉकर नंबर 307। मीटिंग टाइम आज दोपहर 3 बजे। सिर्फ 2 घंटे से भी कम टाइम बचा था। जोंगले ने फोन कट किया और शाओ वेंजुन की तरफ देखा, और शाओ वेंजुन इस वक्त मुझे देख रही थी। उसकी आंखों में एक ऐसा कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन था जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उसमें जजमेंट था, रिस्पेक्ट थी, अपॉलॉजी थी और यहां तक कि थोड़ी सी रेवरेंस भी थी। ऑफिसर जोंग, उसने कहना शुरू किया। उसकी आवाज ड्राई थी। मेरे पिछले रूड बिहेवियर और एरोगेंस के लिए मैं माफी मांगती हूँ। वो स्ट्रेट खड़ी हुई और मेरे सामने डीपली बो किया। स्टेट सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की एक हाई लेवल इंचार्ज एक नॉर्मल कस्टम्स ऑफिसर के सामने झुक रही थी। पास खड़े टेक्नीशियंस और कस्टम्स ऑफिसर्स ये देखकर दंग रह गए। मैं अपनी जगह से नहीं हिला और पीसफुली उसकी अपॉलॉजी एक्सेप्ट की, क्योंकि मुझे पता था वो मुझसे माफी नहीं मांग रही थी। वो मेरे मेंटर लिन हैडोंग से माफी मांग रही थी, जिन्होंने 3 साल पहले अपनी जान देकर ये टॉप सीक्रेट इंटेलिजेंस हासिल की थी। अभी इन सब का टाइम नहीं है, मैंने काम टोन में कहा। हमारे पास सिर्फ 1 घंटा और 50 मिनट है। मेरी इस एक बात ने शाओ वेंजुन को तुरंत उसके इमोशन से बाहर निकाल दिया। उसकी आंखें फिर से चाकू की तरह शार्प हो गईं। तुम सही कह रहे हो। वो मुड़ी और स्विफ्टली ऑर्डर्स देना शुरू किया। टेक टीम, तुरंत इन तीनों रॉ स्टोन्स को हाईएस्ट लेवल एनर्जी आइसोलेशन बॉक्स में सील करो और ट्रांसफर के लिए रेडी करो। कैप्टन जोंग,
मुझे आपके सबसे एलीट एंटी स्मगलिंग ऑफिसर्स चाहिए बैकअप के लिए। कॉम्स टीम, ट्रैफिक कंट्रोल ब्यूरो के सुप्रीम कमांड सेंटर से कनेक्ट करो। मुझे एयरपोर्ट से नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी तक एक एब्सोल्यूट ग्रीन कॉरिडोर चाहिए। रास्ते के सारे रेड लाइट्स ग्रीन कर दो। एक्शन टीम, सब लोग 1 मिनट के अंदर नीचे असेंबल हो। टारगेट नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। यस मैम, सबने एक साथ शाउट किया। पिछला सारा डाउट और कंफ्यूजन खत्म हो चुका था। अब सिर्फ एक इंटेंस बैटल रेडीनेस थी। और तुम शाओ वेंजुन ने आखिर में मेरी तरफ देखा। कॉमरेड जुआंग है। नेशनल सिक्योरिटी लॉ के स्पेशल रेगुलेशंस के अंडर में स्टेट सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के रॉक स्पेशल टास्क फोर्स नेता की कैपेसिटी में तुम्हें ऑफिशियली स्पेशल कंसल्टेंट अपॉइंट करती हूँ। अब से लेकर इस क्राइसिस के खत्म होने तक तुम हमारे ऑपरेशन में फुल्ली इन्वॉल्व रहोगे। तुम्हारे ओपिनियंस मेरे फाइनल डिसीजंस को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करेंगे। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने जवाब दिया। गुड, मूव आउट। 5 मिनट बाद 3 ब्लैक सेडान्स और 2 कस्टम्स असॉर्ट व्हीकल्स का एक स्पेशल कॉन्वॉय हाईएस्ट लेवल सिक्योरिटी सायरन बजाते हुए एयरपोर्ट के स्पेशल चैनल से एक ब्लैक एरो की तरह तेजी से निकला। मैं बीच वाली ब्लैक सेडान की बैक सीट पर बैठा था। मेरे लेफ्ट में शाओ वेंजुन थी और मेरे राइट में कैप्टन जोंगले थे। गाड़ी के अंदर का एटमॉस्फेयर इतना हैवी था कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। शाओ वेंजुन एक एनक्रिप्टेड टैबलेट पकड़े तेजी से कुछ स्कैन कर रहे थे। गाओ युआन ने सब उगल दिया है, उसने बिना सिर उठाए कहा। वो सिर्फ एक पॉन है, एक आउटसाइडर जिसे पैसों से खरीदा गया था। जिस ऑर्गेनाइजेशन ने उसे रिक्रूट किया था उसका कोड नेम है आर्क, एक बेहद मिस्टीरियस मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसके बारे में हमने पहले कभी नहीं सुना। उनका मकसद किसी भी कीमत पर इन रॉ स्टोन्स को हमारी कंट्री में स्मगल करना है। रॉ स्टोन्स जोंगले ने अपने आप से मरमर किया। आखिर ये चीज है क्या? पता नहीं। शाओ वेंजुन ने सिर हिलाया। पहली बार उसके चेहरे पर ब्लैंकनेस और कंफ्यूजन था। स्टेट सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के डेटाबेस में इन रॉ स्टोन्स का कोई रिकॉर्ड नहीं है। ये बिल्कुल आउट ऑफ नोवेयर सामने आए हैं। गाओ युआन ने बताया कि आर्क ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने उसे कहा था कि ये स्टोन्स हेवन का गिफ्ट हैं, एक की ऑफ द गॉड्स जो पूरी दुनिया का पावर स्ट्रक्चर बदल सकते हैं। की ऑफ द गॉड्स। मैंने खिड़की के बाहर तेजी से पीछे छूटते शहर को देखा। मेरे अंदर का डर और अनईजीनेस और भी स्ट्रांग हो रहा था। मुझे लग रहा था कि ये केस सिर्फ स्मगलिंग तक लिमिट नहीं है, ये कुछ बहुत बड़ा है, चाहे ये कुछ भी हो। मैंने गाड़ी का साइलेंस तोड़ते हुए कहा, हम इसे उस कांटेक्ट पर्सन के हाथों में नहीं पड़ने दे सकते। शाओ वेंजुन ने सिर उठाकर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अप्रूवल था। सही कहा। उसने अपना टैबलेट बंद किया। मैंने हाईएस्ट लेवल कैप्चर प्रोटोकॉल इनिशिएट कर दिया है। पूरी नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी अब उस कांटेक्ट पर्सन के लिए बिछाया गया एक ट्रैप है। अगर वो वहां आने की हिम्मत करता है तो मैं गारंटी देती हूं कि वहां से एक मक्खी भी बचकर नहीं जा पाएगी। कॉन्वॉय बिजली की रफ्तार से दौड़ रहा था। ट्रैफिक डिपार्टमेंट के फुल सपोर्ट से जो रास्ता 1 घंटे से ज्यादा का था वो सिर्फ 30 मिनट्स में कवर हो गया। दोपहर 2:10 पर कॉन्वॉय ने एक शार्प ड्रिफ्ट ली और नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी के साइड गेट पर आकर रुका। गाड़ियों के दरवाजे खुले और काले कॉम्बैट गियर में आर्म्ड स्टेट सिक्योरिटी स्पेशल एजेंट्स किसी चीते की तरह बिना आवाज किए बाहर निकले और तुरंत स्ट्रैटेजिक पोजीशंस ले ली। जोंगले ने भी अपनी एंटी स्मगलिंग टीम को लीड किया और लाइब्रेरी के सारे एग्जिट्स सील कर दिए। जुआंग है, मेरे साथ आओ, शाओ वेंजुन ने कहा। वो मुझे एक हिडन स्टाफ कॉरिडोर से होते हुए सीधे लाइब्रेरी के सेंट्रल सिक्योरिटी मॉनिटरिंग रूम में ले गई। मॉनिटरिंग रूम में पहले से ही दर्जनों टेक्नीशियंस फुल्ली अलर्ट खड़े थे। दीवार पर लगी जायंट स्प्लिट स्क्रीन पर लाइब्रेरी के सैकड़ों सीसीटीवी कैमरास की रियल टाइम फीड चल रही थी। रिपोर्ट, सारे एंट्री और एग्जिट पॉइंट सिक्योर कर लिए गए हैं। रिपोर्ट, 3rd फ्लोर जोन सी क्लियर कर दिया गया है। सारे सिविलियंस को इवैक्यूएट कर दिया गया है। रिपोर्ट, स्नाइपर टीम पोजीशन में है। क्लियर लाइन ऑफ साइट। ईयरपीस में लगातार अलग अलग टीम्स के स्टेटस रिपोर्ट्स आ रहे थे। शाओ वेंजुन स्क्रीन के सामने खड़ी थी। उसकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी थी। अब हम मछली के कांटे में फंसने का वेट करेंगे। उसने मुड़कर मुझे देखा। जुआंग है, अब मुझे तुम्हारी आंखों की जरूरत पड़ेगी। यहाँ मौजूद इतने सारे लोगों में से सिर्फ तुमने उस गोस्ट को देखा है। मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए ताकि इस भारी भीड़ में से उस छुपे हुए गोस्ट को ढूंढ निकाला सके। मैंने नोट किया। मेरी नजरें स्क्रीन पर फिक्स थीं, खासकर उस सीढ़ी पर जो 3rd फ्लोर जोन सी की तरफ जाती थी। मुझे पता था एक साइलेंट वॉर शुरू होने वाली है। टाइम धीरे धीरे बीत रहा था।
मॉनिटरिंग रूम में मशीन्स की हमिंग साउंड के अलावा एकदम सन्नाटा था। सबके नर्व्स किसी खिंची हुई तीर की तरह टेंस थे। दीवार पर लगी डिजिटल क्लॉक के लाल नंबर्स किसी बॉम्ब के काउंटडाउन की तरह सबके दिलों पर स्ट्राइक कर रहे थे। मीटिंग का टाइम हो चुका था, लेकिन मॉनिटर स्क्रीन पर थर्ड फ्लोर जोन सी का एंट्रेंस एकदम खाली था। वहां कोई नहीं था। टारगेट अभी तक दिखाई नहीं दिया है। ऑल यूनिट्स हाई अलर्ट पर रहें, रिलैक्स मत करना। शाह वेंजुन ने माइक पर ऑर्डर दिया। उसके चेहरे पर कोई पैनिक नहीं दिख रहा था, लेकिन रेडियो पकड़े हुए उसके सफेद पड़ रहे नकल्स उसकी इंटरनल टेंशन को साफ बयां कर रहे थे। मैं भी स्क्रीन को ध्यान से घूर रहा था। मेरा दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। वो कांटेक्ट पर्सन किस रूप में सामने आएगा? सूट बूट पहने किसी सीक्रेट एजेंट की तरह, या फिर किसी ऑर्डिनरी क्लीनर के भेस में, या शायद वो खुद आएगा ही नहीं, बल्कि किसी मासूम ऑर्डिनरी पर्सन को रिमोट कंट्रोल करके ये हैंड ओवर करवाएगा। मैं खुद को उस मिस्टीरियस कांटेक्ट पर्सन की जगह रखकर हर पॉसिबिलिटी के बारे में सोच रहा था। टाइम गुजरता जा रहा था। 3:15 बज चुके थे। अभी तक कोई मूवमेंट नहीं थी। मॉनिटरिंग रूम का माहौल थोड़ा रेस्टलेस होने लगा था। टीम नेता शाह, क्या ऐसा हो सकता है कि टारगेट आई ही ना? एक यंग एनालिस्ट ने धीरे से पूछा। शट अप। शाह वेंजुम ने उसे कोल्ड टोन में चुप करा दिया। गाओ युआन का कैप्चर एयरपोर्ट के अंदर सिक्योरली हुआ था। ये इंफॉर्मेशन बिल्कुल लीक नहीं हुई है। टारगेट को पता ही नहीं है कि कुरियर पड़ा चुका है, वो पक्का आएगा। एक प्रोफेशनल स्पाई ऑर्गेनाइजेशन के लिए पंक्चुअलिटी सबसे बेसिक रूल होता है, अनलेस उसकी बात पूरी नहीं हुई। पर मैं समझ गया वो क्या कहना चाहती थी। अनलेस टारगेट का पंक्चुअलिटी को लेकर कॉन्सेप्ट हमारे कॉन्सेप्ट से बिल्कुल अलग हो। मेरी नजरें मेन स्क्रीन पर लाइब्रेरी के ग्राउंड फ्लोर हॉल पर घूम रही थी। वहां काफी भीड़ भाड़ थी। लोग आ जा रहे थे, बुजुर्ग लोग थे, यंग स्टूडेंट्स थे, और अपने बच्चों के साथ रीडिंग के लिए आए पेरेंट्स भी थे। सब कुछ बहुत नॉर्मल था, बिल्कुल डेली लाइफ जैसा। अगर मैं वो कांटेक्ट पर्सन होता तो मैं क्या करता? मैं कभी भी एग्जैक्ट मीटिंग टाइम पर छुपते छुपाते सीधे थर्ड फ्लोर पर नहीं जाता। वो बहुत ऑब्वियस हो जाता। मैं शेड्यूल टाइम से काफी पहले ही एक नॉर्मल रीडर बनकर लाइब्रेरी में एंटर करता। एक शांत कॉर्नर ढूंढकर बैठता और आराम से बुक पढ़ता। बिल्कुल एक पानी की बूंद की तरह समंदर में मिक्स हो जाता। और फिर एनवायरनमेंट को कंप्लीटली सेफ कंफर्म करने के बाद चुपचाप मीटिंग स्पॉट की तरफ जाता। हो सकता है वो पहले से ही इस बिल्डिंग में मौजूद हो। टीम नेता शाओ, मैंने अचानक कहा, सारे कैमरा फीड्स को 3 बजे से 10 मिनट आगे रिवाइंड करो। 2:50 से 3 बजे के बीच लाइब्रेरी में एंटर करने वाले सारे सिंगल मेल्स को फिल्टर करो। शाओ वेंजुन एक पल के लिए हैरान हुई, पर तुरंत समझ गई। फास्ट। जैसा ये कह रहा है वैसा करो। टेक्नीशियंस ने तुरंत ऑपरेट करना शुरू किया। मेन स्क्रीन पर मौजूद सैकड़ों कैमरा फीड्स तेजी से रिवाइंड होने लगे। टाइम 2:50 पर आकर रुक गया। फुटेज 8 बाय स्पीड पर प्ले होने का। लाइब्रेरी के गेट से एंटर करने वाले लोग स्क्रीन पर फ्लैश होने लगे। स्टॉप। मैंने एक स्पेसिफिक स्प्लिट स्क्रीन की तरफ पॉइंट किया। वो एक अननोटिस्ड कॉर्नर कैमरा था। फेस थोड़ा ब्लरी दिख रहा था। स्क्रीन पर एक आदमी एंट्रेंस के सिक्योरिटी गेट से अंदर आ रहा था। मीडियम हाइट एज, करीब 4.05 साल के बीच। उसने ग्रे जैकेट और गोल्ड रिम्ड ग्लासेस पहने हुए थे। उसके हाथ में फर्स्ट बुक का जर्मन एडिशन था। वो बिल्कुल रिसर्च के लिए आए किसी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर या स्कॉलर की तरह लग रहा था। इसके फेस फीचर्स को जूम करो। शाओ वेंजुन ने तुरंत ऑर्डर दिया। फुटेज जूम इन हुआ। टेक्निकल एनहांसमेंट के बाद उस आदमी का फेस क्लियर हो गया। एक एक्सट्रीमली ऑर्डिनरी फेस, बिना किसी स्पेशल फीचर के। अगर वो भीड़ में खो जाए तो उसे ढूंढना इम्पॉसिबल था। सर्च करो, तुरंत फेशियल रिकग्निशन रन करो। मुझे इसकी सारी डिटेल्स चाहिए। यस मैम। स्टेट सिक्योरिटी डेटाबेस हाई स्पीड पर स्कैन करने लगा। कुछ ही सेकंड्स में रिजल्ट्स आ गए। टीम नेता मैच फाउंड। केम वन बो, 52 ईयर्स ओल्ड, कैपिटल यूनिवर्सिटी में जर्मन डिपार्टमेंट का प्रोफेसर और पीएचडी सुपरवाइजर। फैमिली बैकग्राउंड और सोशल कनेक्शंस कंप्लीटली क्लीन है। कोई रेड फ्लैग्स नहीं। इसके नाम पर नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी का लॉन्ग टर्म लाइब्रेरी कार्ड इशू है। ये हर हफ्ते 2-3 बार यहाँ आता है। इसका रूटीन बहुत सेट है। एक एब्सोल्युटली परफेक्ट कवर आइडेंटिटी जिसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं थी। वो भी कहाँ है? शाओ वेंजुन ने पूछा। ट्रेस हो गया। उसकी लास्ट लोकेशन सेकंड फ्लोर का सोशल साइंसेज रीडिंग एरिया थी, बुक शेल्फ के पास। उसकी करंट लाइव फीड को मेन स्क्रीन पर स्विच करो। लाइव फीड मेन स्क्रीन पर आ गई। उसमें प्रोफेसर क्यान वेनबो साफ साफ दिख रहा था। चानर था,
वो खिड़की के पास एक टेबल पर बैठा शांति से किताब पढ़ रहा था। खिड़की से आती सनलाइट उस पर गिर रही थी। सब कुछ बहुत ही पीसफुल और काम लग रहा था। उसके सामने टेबल पर एक गर्म चाय का कप भी रखा था। पूरा सीन एक परफेक्ट पेंटिंग जैसा था। बहुत ज्यादा परफेक्ट है, इतना परफेक्ट कि फेक लग रहा है। इसमें कुछ गड़बड़ है, मैंने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा। रीजन? शाह व्यंजन ने मेरी तरफ देखा। उसके हाथों को देखो। मैं स्क्रीन की तरफ पॉइंट किया। सालों से किताबें पढ़ने वाले एक स्कॉलर की फिंगर्स कैसी होनी चाहिए? लगातार पन्ने पलटने की वजह से इंडेक्स फिंगर और थंब की टिप्स पर फ्रिक्शन की वजह से पतले और स्मूथ कैलसेस बन जाते हैं। लेकिन इसके हाथ देखो। स्क्रीन पर प्रोफेसर क्यान वेनबो ने चाय का कप उठाया। उसकी फिंगर्स लंबी और क्लीन हैं, फिंगर टिप्स एकदम स्मूथ हैं, स्किन डेलिकेट है। कैलसेस का नाम और निशान नहीं है। ये किसी स्कॉलर के हाथ नहीं है। ये उस इंसान के हाथ हैं जो शायद ही कभी पेपर बुक्स छूता हो, यहां तक कि शायद पेन भी बहुत कम पकड़ता हो। और उसके सामने रखी वो किताब। फर्स्ट फर्स्ट जब से वो वहां बैठा है करीब 20 मिनट्स बीत चुके हैं। उसने उस किताब का एक सिंगल पेज भी फ्लिप नहीं किया है। शाह वेंजुन के प्यूपिल्स एकदम से सिकुड़ गए। स्नाइपर टीम अटेंशन। उसने रेडियो उठाया। उसकी आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। सेकंड फ्लोर सोशल साइंसेज रीडिंग एरिया। उसी वक्त मॉनिटरिंग स्क्रीन पर प्रोफेसर क्यान वेनबो को शायद कुछ फील हुआ। उसने किताब बंद की और खड़ा हो गया। उसने अपना चश्मा एडजस्ट किया, घड़ी देखी और बिना किसी जल्दबाजी के स्टेयर्स की तरफ बढ़ने लगा। वो थर्ड फ्लोर की तरफ जा रहा था। पूरे मॉनिटरिंग रूम में सबने अपनी सांसें रोक ली। फिश आखिरकार हुक की तरफ बढ़ रही थी। कियान वेनबो के कदम स्टेडी थे, उसका पोस्चर कंप्लीटली रिलैक्स था, जैसे वो कोई ऑर्डिनरी रीडर हो जो पढ़ते पढ़ते थक गया हो और एनवायरनमेंट चेंज करने के लिए ऊपर जा रहा हो। वो धीरे धीरे सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। सेकंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर के बीच स्टेयर्स के टर्निंग पॉइंट पर उसका शैडो गायब हुआ और अगले ही सेकंड थर्ड फ्लोर के स्टेयर केस कैमरा में वो दिखाई देने लगा। वो थर्ड फ्लोर पर आ गया था। ये जोन सी था, रीडिंग एरिया और लॉकर सेक्शन के बीच का पार्ट। इवैक्यूएशन प्लान के हिसाब से इस वक्त ये एरिया पूरी तरह खाली होना चाहिए था। कियान वेनबो अपनी जगह पर खड़ा रहा और चारों तरफ देखने लगा। उसकी नजरें उस खाली कॉरिडोर में स्कैन कर रही थीं। उसके चेहरे पर अभी भी वही जेंटल स्कॉलर वाला एक्सप्रेशन था, लेकिन उसकी आंखें किसी ईगल की तरह शार्प थीं। वो एनवायरनमेंट चेक कर रहा था, ये कंफर्म करने के लिए कि कहीं ये कोई ट्रैप तो नहीं है। मॉनिटरिंग रूम में मौत जैसा सन्नाटा था। सबने अपनी मुट्ठियां कस ली थीं। डर था कि कहीं कोई छोटी सी आवाज भी स्क्रीन पर दिख रहे उस आदमी को अलर्ट न कर दे। टाइम जैसे खिंच गया था। हर सेकंड एक सदी जितना लंबा लग रहा था। आखिरकार कियान वेनबो ने शायद अपना चेकिंग प्रोसेस पूरा कर लिया। उसने चलना शुरू किया और सीधे जोन सी के लॉकर्स की तरफ बढ़ने लगा। उसका टारगेट एकदम क्लियर था, लॉकर नंबर 307। उसने अपनी पॉकेट से एक चाबी निकाली। वो कोई नॉर्मल लॉकर की नहीं थी, बल्कि एक विंटेज ब्रास की चाबी थी। उसने वो ब्रास की लॉकर नंबर 307 में डाली। गो। शाओ वेंजुन की आवाज किसी टूटते हुए ग्लेशियर की तरह सबके कानों में गूंजी। उसके ऑर्डर देते ही उस खाली कॉरिडोर के दोनों तरफ, बुकशेल्फ्स के पीछे और सीलिंग के एयर वेंट से अचानक 10 से ज्यादा काले शैडोज बाहर निकले। वो स्टेट सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के टॉप टियर स्पेशल एजेंट्स थे। वो शैडोज से निकलने वाले गोस्ट की तरह लग रहे थे, कंप्लीटली साइलेंट पर लाइटनिंग स्पीड से तेज। एक स्पेशली डिजाइंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेट ऊपर से गिरी और कियान वेनबो को पूरी तरह कवर कर लिया। चारों तरफ से कई गन्स सीधा उसके सिर पर पॉइंट कर रही थी। ऑपरेशन स्टार्ट होने से लेकर टारगेट के फुल्ली कंट्रोल होने तक पूरा प्रोसेस सिर्फ 5 सेकंड में खत्म हो गया। चियान वेनबो उस चाबी को घुमाने तक का मूवमेंट नहीं कर पाया था। उसके फेस पर जो एक्सप्रेशन था वो फ्रीज हो गया। वो जेंटल स्कॉलर वाला मास्क इस मोमेंट पर पूरी तरह टूट चुका था। उसकी जगह एक्सट्रीम शॉक और एक बहुत ही क्रीपी स्माइल निकल रही थी। हाँ, वो हंस रहा था। 10 से ज्यादा गन्स उसके सिर पर पॉइंटेड थीं और वो मुस्कुरा रहा था। शाह वेंजुन और मैं अपनी टीम के साथ सीढ़ियों से भागते हुए वहां चुके थे। चियान वेनबो, यू आर अंडर अरेस्ट। शाह वेंजुन ने अपनी गन उसकी तरफ पॉइंट की और उसे घूरते हुए चिल्लाई। चियान वेनबो ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। उसकी नजरें हम सबको पार करते हुए सीधा मेरे चेहरे पर आकर रुक गईं। उसकी आंखों में एक अजीब सा एक्सप्रेशन था, न गुस्सा था न डर था। वो मुझे ऐसे देख रहा था जैसे कोई हंटर अपने शिकार को अप्रिशिएट कर रहा हो। तो तुम हो वो कस्टम्स ऑफिसर? उसने बोलना शुरू किया।
उसकी आवाज़ अब उस जनरल प्रोफेसर जैसी नहीं थी, बल्कि रफ, डीप और किसी मेटल के घिसने जैसी लग रही थी। जिसने रॉ स्टोन्स के सीक्रेट को पहचान लिया। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसे कोल्ड आंखों से घूरता रहा। इम्प्रेसिव। उसने प्रैक्टिकली मुझे कॉम्प्लीमेंट देते हुए सर हिलाया। मैंने नहीं सोचा था कि इस कंट्री में गेट कीपर्स के उन बूढ़े लोगों को छोड़कर किसी के पास इतनी तेज आंखें हो सकती हैं। लगता है आर्क ऑर्गेनाइजेशन को अपना इंटेलिजेंस सिस्टम अपडेट करना पड़ेगा। टेक हिम अवे। शाओ वेंजुन ने गुस्से में ऑर्डर दिया। दो स्पेशल एजेंट्स तुरंत आगे आए और उसे स्पेशल हैंडकफ्स पहना दिए। सर्च हिम। एक दूसरी टीम ने तुरंत उसकी चेकिंग शुरू कर दी और लॉकर 307 को भी ओपन किया गया। लॉकर पूरी तरह एम्प्टी था, अंदर कुछ नहीं था। और कियान वेनबो की पॉकेट से जो चीजें मिली वो भी बेहद नॉर्मल थीं। एक वॉलेट जिसमें कुछ बैंक कार्ड्स और थोड़ा कैश था, एक बहुत पुराना नॉन स्मार्ट नोकिया फोन, और जर्मन लैंग्वेज में फर्स्ट बुक की वो कॉपी। कोई वेपन्स नहीं, कोई पॉइजन नहीं, कोई सीक्रेट कोड्स नहीं। वो किसी भी एंगल से स्पाई नहीं लग रहा था। इसे इंटरोगेशन रूम ले जाओ। शाह वेंजुन ने हाथ हिलाकर ऑर्डर दिया। चियान वेनबो को पकड़कर मेरे पास से ले जाया जाने लगा। अचानक वो रुका, अपना सिर मेरी तरफ झुकाया और मेरे कान में एक ऐसी आवाज में फुसफुसाया जो सिर्फ मैं सुन सकता था। उसने कहा, When you stare into the abyss stares back at you. Welcome to the real world. इतना कहकर वो मुस्कुराया और एजेंट्स के धक्का देने पर आग बढ़ने लगा। मेरी बैक पर तुरंत ठंडे पसीने की बूंदें आ गई। एक बर्फीली चिल मेरे पैरों से होते हुए सीधे मेरे दिमाग तक पहुंच गई। ये आदमी मेरे एग्जिस्टेंस के बारे में जानता था। वो यहाँ हैंडओवर के लिए आया ही नहीं था। लाइब्रेरी में एंटर होने के मोमेंट से ही उसका मेन टारगेट शायद मैं था। ये एक ट्रैप था, एक डेथ ट्रैप जो स्पेशली मेरे लिए सेट किया गया था। वॉच आउट। मुझे तुरंत रियलिटी हिट की और मैंने चिल्लाकर एजेंट्स को वार्न किया, पर बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही कियान वेनबो एलिवेटर के अंदर पुश किया जा रहा था, उसने अपनी गर्दन एक ऐसे एंगल पर मोड़ी जो किसी इंसान के लिए प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था। क्रैक। एक शार्प हड्डी टूटने की आवाज आई। उसने खुद अपनी ही नेक बोन तोड़ ली थी। उसकी बॉडी लूज होकर नीचे गिर गई और उसके चेहरे पर अभी भी वो क्रीपी विनर वाली स्माइल थी। सब कुछ एक सेकंड के फ्रैक्शन में हो गया। हर कोई इस अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट को देखकर कंप्लीटली फ्रोजन और शॉक्ड था। वो मर गया। हमारी इकलौती लीड हम सबके सामने सुसाइड कर चुकी थी, और वो भी इतने ब्रूटल और अनबिलीवेबल तरीके से। पूरे सीन में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। नो। शॉवेंजुन ने चियान वेनबो की डेड बॉडी की तरफ देखा। उसका चेहरा पेल पड़ चुका था। क्विक, उस बुक को चेक करो। मुझे अचानक कुछ याद आया और मैं एविडेंस बैग से फॉस्ट की वो कॉपी निकालने के लिए दौड़ा। मैं पागलों की तरह बुक के पेजेस पलटने लगा। पेजेस के बीच कोई हिडन लेयर नहीं थी, कोई सीक्रेट मार्क्स नहीं थे। वो सिर्फ एक ऑर्डिनरी प्रिंटेड बुक लग रही थी। लेकिन जब मैं आखिरी पेज पर पहुंचा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। कॉपीराइट पेज के सबसे नीचे पब्लिश डेट के ठीक नीचे पेंसिल से कुछ नंबर्स लिखे थे, बहुत ही लाइट हैंडराइटिंग में, जिन्हें शायद इरेज करने की कोशिश की गई थी। वो कोई पेज नंबर्स या सीरियल कोड्स नहीं थे। वो कोऑर्डिनेट्स थे, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड XX डिग्रीज, लॉन्गिट्यूड YY डिग्रीज। मैंने वो फर्स्ट बुक उठाई और शाओ वेंजुन को दिखाई। उसकी नजरें उन नंबर्स पर पड़ी और उसकी आंखें सिकुड़ गईं। लोकेशन ट्रैक करो। वो तुरंत मुड़ी और मॉनिटरिंग रूम में टेक्नीशियंस पर चिल्लाई, मुझे इन कोऑर्डिनेट्स की एग्जैक्ट लोकेशन अभी चाहिए। टेक टीम पागलों की तरह सिस्टम्स ऑपरेट करने लगी। दीवार की मेन स्क्रीन तुरंत एक जायंट सैटेलाइट मैप में बदल गई। मैप पर एक रेड डॉट फ्लैश होने लगा। शाओ वेंजुन स्क्रीन के पास गई और उस रेड डॉट को घूरने लगी। ये कहाँ है? उसकी आवाज में एक वाइब्रेशन था जिसे वो छुपा नहीं पा रही थी। टेक्नीशियन ने तेजी से मैप जूम इन किया। वो रेड डॉट कैपिटल सिटी के आउटस्कर्ट्स में एक कंटिन्यूअस माउंटेन रेंज के बीच लोकेट कर रहा था। रिपोर्ट, टीम, नेता। कोऑर्डिनेट्स, कुनलुन माउंटेन बायोलॉजिकल साइंस रिसर्च सेंटर पॉइंट कर रहे हैं। टेक्नीशियन की आवाज भी बहुत टेंस हो गई थी। कुनलुन माउंटेन बायोलॉजिकल साइंस रिसर्च सेंटर, जोंगले ने अपने आप से मरमर किया। उसका चेहरा एक पल में पेल पड़ गया। शाओ वेंजुन की बॉडी को मानो एक शॉक लगा। वो टेबल का सपोर्ट लेकर किसी तरह खड़ी रही। कुनलुन माउंटेन बायोलॉजिकल साइंस रिसर्च सेंटर। उसकी आंखें मैप पर ब्लिंक कर रहे उस रेड डॉट पर फिक्स थीं, जैसे वो मैप को फाड़ कर उसके आर पार देखना चाहती हो। क्या वो सीक्रेट रिसर्च बेस 10 साल पहले ही अबैंडन नहीं कर दिया गया था?
उसकी आवाज ऐसे लग रही थी जैसे किसी बर्फ के गुफा से आ रही हो। ये कोऑर्डिनेट्स हमें वहां क्यों लीड कर रहे हैं? पूरे मॉनिटरिंग रूम में फिर से सन्नाटा छा गया। इस सडन डिस्कवरी ने सबको कंप्लीटली स्पीचलेस कर दिया था। कुनलुन माउंटेन बायोलॉजिकल साइंस रिसर्च सेंटर, स्टेट सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के इनसाइडर्स के लिए इस नाम का क्या मतलब था? इसका मतलब था टबू, एक बरीड सीक्रेट, कंट्री का हाईएस्ट लेवल एक्सपेरिमेंट जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। 10 साल पहले एक सडन एक्सीडेंट के बाद उस बेस को इमरजेंसी लॉकडाउन कर दिया गया था। पब्लिकली उसे कंप्लीटली अबैंडन डिक्लेयर कर दिया गया था और उससे रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स परमानेंटली सील करके स्टेट सीक्रेट लेवल पर क्लासिफाई कर दिए गए थे। यहां तक कि उसका नाम लेना भी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड था। और अब मरने से पहले चान वेनबो जो क्लू छोड़ गया था वो सीधा वहीं पॉइंट कर रहा था, कुनलुन माउंटेन। मैंने मेन स्क्रीन पर उस रेड डॉट को देखा जो पहाड़ों के बीच ब्लिंक कर रहा था। मेरा इंट्यूशन मुझे बता रहा था कि सिचुएशन हमारी इमेजिनेशन से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। जोंग है। शॉ वेंजुन अचानक मेरी तरफ मुड़ी। उसकी आंखें फिर से शार्प हो चुकी थीं, लेकिन इस बार उनमें कोई डाउट नहीं था, बल्कि रिलायंस था। क्या तुम्हें याद है 3 साल पहले तुम्हारे मेंटर लिन हेडोंग जिस मिशन में मारे गए थे, उस रिपोर्ट में उन स्मगल्ड गुड्स का सोर्स कहाँ का बताया गया था? तेज हो गई। रिपोर्ट में मेंशन था कि वो कंसाइनमेंट बॉर्डर के बाहर एक सीक्रेट चैनल से इंटरसेप्ट किया गया था, मैंने कहा। लेकिन इंटरनल ब्रीफिंग में मास्टर लिन ने एक बार कहा था कि जो क्लूज उन्होंने ट्रेस किए थे उनके अकॉर्डिंग उस कंसाइनमेंट का फाइनल डेस्टिनेशन कुनलुन माउंटेन्स के आसपास ही कहीं पॉइंट कर रहा था। मेरे इतना कहते ही शाओ वेंजुन का चेहरा कंप्लीटली चेंज हो गया। उसने अपना सिक्योरिटी उठाया। हेडक्वार्टर्स, इमरजेंसी रिपोर्ट। रॉक स्पेशल टास्क फोर्स नेता शाओ वेंजुन स्पीकिंग। Requesting immediate activation of highest level emergency response protocol. Target Kunlun Mountain Biological Science Research Center. चियान वेनबो ने सिर्फ एक जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट नहीं छोड़ा था, उसने पंडोरास बॉक्स खोल दिया था। क्विक, एयरफोर्स कमांड सेंटर से तुरंत कांटेक्ट करो। मुझे एक हेलीकॉप्टर चाहिए राइट नाउ, और नियरेस्ट स्पेशल ऑपरेशंस यूनिट को मोबिलाइज करो। कुनलुन माउंटेन बायोलॉजिकल साइंस रिसर्च सेंटर के आसपास का पूरा एरिया सील कर दो। कोई अंदर नहीं जाएगा, कोई बाहर नहीं आएगा। उस सेंटर से रिलेटेड सारे टॉप सीक्रेट फाइल्स तुरंत अनसील करो और मेरे सिक्योर टर्मिनल पर ट्रांसफर करो। यस मैम। कॉम्स चैनल पर रैपिड रिस्पॉन्सेज आने लगे। पूरा स्टेट सिक्योरिटी डिपार्टमेंट इस वक्त पूरी तरह से एक्शन में था। शाओ वेंजन ने रेडियो रखा और मुझे अपनी ठंडी आंखों से देखा। जोंग है, हम शायद एक ऐसे वर्लपूल में फंस चुके हैं जो हमारी इमेजिनेशन से बहुत बाहर है। चान वेनबो की मौत एंड नहीं है, ये सिर्फ बिगिनिंग है। उसकी नजरें फिर से मेन स्क्रीन पर चमकते इस रेड डॉट पर चली गई। ऐसा लग रहा था मानो वहां कोई इनविजिबल पावर जाग रही हो। 10 मिनट बाद एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी के हेलीपैड पर उतरा। हेलीकॉप्टर के ब्लेड्स की डेफनिंग साउंड गूंज रही थी। मैं, शाओ वेंजुन और जोंगले हेलीकॉप्टर में बोर्ड हुए। कैबिन डोर्स क्लोज हुए और हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ चला। रात के अंधेरे में वो किसी मैसिव स्टील ईगल की तरह कैपिटल के आउटस्कर्ट्स से कुन्नुन माउंटेन्स की डायरेक्शन में तेजी से फ्लाई कर रहा था। रात की ठंडी हवाएं चल रही थी। मैं कैबिन में बैठकर नीचे छूटती सिटी लाइट्स को देख रहा था, पर मेरा दिल डूबता जा रहा था। चान वेनबो के आखिरी वर्ड्स में दिमाग में रिपीट हो रहे थे। When you stare into the abyss stares back at you. Welcome to the real world. ये रियल वर्ल्ड क्या था? कुनलुन माउंटेन बायोलॉजिकल साइंस रिसर्च सेंटर, रॉ स्टोन्स, मेरे मेंटर की मौत, इन सब के बीच कनेक्शन क्या था? मैंने गहरी सांस ली और अपनी मुट्ठियां कस ली। चाहे आगे कुछ भी हो, मैं इस पूरे राज को खोद कर निकालूंगा। करीब 40 मिनट्स रात के अंधेरे में उड़ने के बाद हम कुनलुन माउंटेन बायोलॉजिकल साइंस रिसर्च सेंटर के ऊपर पहुंच गए। ऊपर से देखने पर वो पहाड़ों के बीच एक मैसिव कॉम्प्लेक्स लग रहा था। मेन बिल्डिंग एक ह्यूज ग्रे कंक्रीट स्ट्रक्चर थी जो किसी फोर्ट्रेस जैसी लगी थी। उसके चारों तरफ ऊंची दीवारें थीं जिन पर बार्ब्ड वायर्स और सिक्योरिटी कैमरास लगे थे। पूरा बेस घने जंगलों और स्टीप माउंटेन्स से ढका हुआ था। अगर किसी को स्पेसिफिकली इसके एग्जिस्टेंस का पता ना हो तो वो कभी गेस नहीं कर सकता कि यहाँ क्या छुपा है। हेलीकॉप्टर बेस के बाहर एक फ्लैट सरफेस पर लैंड हुआ। दरवाजा खुलते ही पहाड़ों की ठंडी और डैम्प हवा हमारे चेहरों से टकराई। स्पेशल ऑपरेशंस टीम पहले ही ग्राउंड को कंट्रोल कर चुकी थी। हंड्रेड्स ऑफ हेवीली आर्म्ड कमांडोज गोस्ट्स की तरह बेस के चारों तरफ पोजीशन ले चुके थे।
टीम नेता कैंग लैंग कोडनेम वाला करीब 40 साल का एक रफ ऑफिसर शाओ वेंजुन की तरफ भागता हुआ आया और सैल्यूट किया। रिपोर्ट, नेता शाओ, वुल्फैंग स्पेशल फोर्सेस टीम ने डिप्लॉयमेंट कंप्लीट कर लिया है। 1 किलोमीटर रेडियस में सारे सस्पिशियस टारगेट्स क्लियर कर दिए गए हैं। बेस के अंदर अभी तक कोई एबनॉर्मल एक्टिविटी नोटिस नहीं हुई है। शाओ वेंजुन ने नोट किया। गुड, लेट्स मूव। कैंग लैंग हमें बेस के मेन गेट की तरफ लीड करने लगा। मैसिव अलॉय गेट्स कसकर बंद थे। उन पर लगी जंग देखकर लग रहा था कि वो सच में 10 सालों से नहीं खुले हैं। शाओ वेंजुन ने अपना सिक्योर टर्मिनल निकाला। कुछ सेकंड्स बाद एक हैवी मैकेनिकल साउंड के साथ अलॉय गेट्स धीरे धीरे खुल गए। एक ठंडी, डैम्प और डीके की स्मेल अंदर से बाहर आई। अंदर एक पिच ब्लैक कॉरिडोर था जिसके एंड में कुछ नहीं दिख रहा था, जैसे वो कोई एंडलेस अबिस हो। कैंग लैंग ने 2 सोल्जर्स को आगे चेक करने भेजा। उन्होंने अपनी मशीन गन्स पकड़ी और टैक्टिकल फ्लैशलाइट्स ऑन की। लाइट ने अंधेरे को काटा और कॉरिडोर के अंदर का सीन विजिबल हुआ। वहां कोई नहीं था। अंदर चलो, शाओ वेंजुन ने ऑर्डर दिया और हम सब कॉरिडोर में एंटर कर गए। बेस अंदर से देखने में बाहर से कहीं ज्यादा बड़ा लग रहा था। कॉरिडोर के दोनों साइड्स पर टाइटली क्लोज लैब डोर्स थे। हर दरवाजे पर हेवी वार्निंग साइंस लगे थे। बायोहैजर्ड, हाई रिस्क एक्सपेरिमेंट, अनऑथराइज्ड एक्सेस, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। 10 साल के अबैंडनमेंट ने इस जगह को डी की स्मेल से भर दिया था। दीवारों और पाइप्स पर थिक डस्ट जम थी। फर्श पर काई उगाई थी। रिपोर्ट, एक सोल्जर अचानक रुका और लेफ्ट साइड के एक दरवाजे की तरफ पॉइंट किया। इस दरवाजे को प्राय ओपन करने के मार्क्स हैं। शाओ वेंजुन तेजी से वहां पहुंची। वो दरवाजा बाकी दरवाजों के कंपैरिजन में थोड़ा नया लग रहा था। लॉक के पास क्लियर डैमेज मार्क्स थे। कैंग लैंग ने एक सोल्जर को दरवाजा तोड़ने का ऑर्डर दिया। बूम, एक जोरदार आवाज के साथ दरवाजा खुला। अंदर एक बहुत बड़ा लैबोरेटरी था। रूम के सेंटर में एक मैसिव मेटल इंक्यूबेटर रखा था। उस इंक्यूबेटर में एम्बर कलर का कोई लिक्विड भरा था और उस लिक्विड में एक इरेगुलर शेप का ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा था। यह बिल्कुल वैसा ही रॉ स्टोन लग रहा था जैसा हमने एयरपोर्ट पर पकड़ा था, लेकिन इस इंक्यूबेटर वाले स्टोन का साइज बहुत बड़ा था। वो करीब एक इंसान के हाफ साइज का था। वो एम्बर लिक्विड में किसी मैसिव अगली ट्यूमर की तरह फ्लोट कर रहा था। उसके चारों तरफ काउंटलेस ट्यूब्स और वायर्स कनेक्टेड थी। वो सारी वायर्स और ट्यूब्स एक ह्यूज कंट्रोल कंसोल से कनेक्ट हो रही थी। कंसोल की स्क्रीन्स ग्रीन लाइट एमिट कर रही थीं, जिन पर कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल डेटा और एनर्जी रीडिंग्स डिस्प्ले हो रही थी। ये क्या है? जोंगले ने ये सब देखकर भारी आवाज में पूछा। ये रॉ स्टोन जिंदा है। मेरी नजरें इंक्यूबेटर के अंदर उस मैसिव स्टोन पर फिक्स थीं। वो स्टैटिक नहीं था। उसकी सरफेस एक्सट्रीमली स्लो स्पीड से स्लाइटली मूव कर रही थी, जैसे वो सांस ले रहा हो। कैंग लैंग, शाओ वेंजुन का चेहरा कंप्लीटली चेंज हो गया। तुरंत इस लैब को सील करो, कोई पास नहीं जाएगा। एयर, वाटर और सॉइल सैंपल्स तुरंत चेक करो। मुझे जानना है कि यहाँ कोई बायोलॉजिकल लीक रिस्क तो नहीं है। कैंग लैंग ने तुरंत ऑर्डर्स पास किए। सोल्जर्स ने बैरिकेड टेप लगा दी। हजमत सूट्स पहने बायोहाजर्ड टीम लैब में मॉनिटरिंग इक्विपमेंट लेकर एंटर हुई। शाओ वेंजुन कंट्रोल कंसोल के पास गई और टाइपिंग शुरू की। उसका सिक्योर टर्मिनल कंसोल से कनेक्ट हुआ और मैसिव अमाउंट में एन्क्रिप्टेड डेटा ट्रांसफर होने लगा। टीम नेता, एक टेक्नीशियन अचानक शॉक्ड होकर चिल्लाया। टेस्टिंग रिजल्ट्स आ गए हैं। एयर, वाटर, सॉइल सब नॉर्मल है। लेकिन उसने अपने इक्विपमेंट की तरफ पॉइंट किया। लैब के अंदर एनर्जी फ्लक्चुएशन बहुत एक्सट्रीम है, बिल्कुल किसी मैसिव न्यूक्लियर रिएक्टर की तरह जो कंटिन्यूसली एनर्जी आउटपुट दे रहा हो। न्यूक्लियर रिएक्टर, एक रॉ स्टोन से न्यूक्लियर रिएक्टर जितनी एनर्जी निकल सकती है, ये कंप्लीटली अनबिलीवेबल है। शाओ वेंजुन झटके से कंट्रोल कंसोल से खड़ी हो गई। उसकी नजरें फिर से उस विशाल इंक्यूबेटर पर टिक गईं। उसकी आंखों में एक्सट्रीम सीरियसनेस थी। कियान वेनबो का टारगेट यही था। उसकी आवाज बहुत लो थी। वो उन 3 छोटे रोस्टोन्स को चुराने नहीं आया था, वो इस बड़े वाले को एक्टिवेट करने आया था। मेरा दिमाग एक सेकंड के लिए कंप्लीटली ब्लैंक हो गया। एक्टिवेट इस मैसिव, जिंदा और न्यूक्लियर रिएक्टर जैसी एनर्जी रखने वाले रॉ स्टोन को, आखिर ये चीज है क्या? तभी शाओ वेंजुन के एन्क्रिप्टेड टर्मिनल पर बीप बीप का रैपिड अलार्म बजने लगा। उसने नीचे देखा और उसका चेहरा तुरंत डार्क पड़ गया। डैम इट, चियान वेनबो का वो ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट फाइनल डेस्टिनेशन नहीं था। वो सिर्फ एक स्पेसिफिक डिवाइस को एक्टिवेट करने वाली की थी।
कुनलुन माउंटेन बायोलॉजिकल साइंस रिसर्च सेंटर सिर्फ एक सिग्नल रिले स्टेशन है। असली डेस्टिनेशन और भी गहराई में है, उस फॉरबिडन जोन के अंदर जहां तक हम कभी पहुंच ही नहीं पाए। जोंगले ने घबराहट में स्वॉलो किया। उसकी आंखों में फियर साफ दिख रहा था। यहाँ ही तक हमारी लिमिट है, इसके आगे सिर्फ लेजेंडरी फॉरबिडन जोन है। वहां कंट्री का हाईएस्ट लेवल प्रोटेक्शन लगा है, उसके ब्लूप्रिंट्स तक क्लासिफाइड है। शाओ वेंजुन ने उसे इग्नोर किया। उसकी नजरें इनक्रिप्टेड टर्मिनल के मैप पर फिक्स थीं। वहां एक कंप्लीटली न्यू और हिडन कोऑर्डिनेट फ्लैश कर रहा था। वो कोऑर्डिनेट कुनलुन माउंटेन सेंटर के डीप अंडरग्राउंड था। कांग लांग। उसने झटके से कांग लांग की तरफ देखा। तुरंत अपने सारे एक्सप्लोजिव्स एक्सपर्ट्स को बुलाओ। मुझे शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में उस फॉरबिडन जोन तक जाने का रास्ता क्लियर चाहिए। कांग लांग का चेहरा भी बेहद सीरियस हो गया। टीम नेता शाओ, ये पॉसिबल नहीं है। टीम नेता शाओ, ये पॉसिबल नहीं है। फॉरबिडन जोन का प्रोटेक्शन लेवल एक न्यूक्लियर बंकर के स्टैंडर्ड पर डिजाइन किया गया है। हमारी स्पेशल फोर्सेस टीम के मोस्ट एडवांस्ड एक्सप्लोजिव्स को भी एक दरार बनाने में कम से कम 20 घंटे लगेंगे। 20 घंटे। शाओ वेंजुन की आंखों में डिस्पेयर छा गया। मैंने कस्टम्स में 11 साल काम किया है। फेक बेबी फॉर्मूला में ड्रग से लेकर जैकेट की लाइनिंग में कैश तक सब कुछ देखा है। उस दिन एक स्टूडेंट सिक्योरिटी चेक से गुजर रहा था। लगेज ऑर्डिनरी था, वो खुद भी नॉर्मल था। एक्सरे मशीन में सब क्लियर था, पर मैंने उसे बैग खोलने को कहा। 20 घंटे। शाओ वेंजुन की आंखों में डिस्पेयर था। हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। गाओ युआन ने कहा था मीटिंग टाइम 3 बजे है। चियन वेनबो 3 बजे लाइब्रेरी में सिर्फ हमें डिले करने और टाइम खरीदने के लिए आया था। उसने कोऑर्डिनेट ट्रिगर करके यहाँ के रॉ स्टोन को एक्टिवेट किया ताकि वो डीप फॉरबिडन जोन को ट्रिगर कर सके। अगर मेरा गेस सही है तो फॉरबिडन जोन के अंदर का डिवाइस एक्टिवेट होना शुरू हो चुका है। उसकी नजरें फिर से इंक्यूबेटर में मौजूद उस मैसिव रॉ स्टोन पर गईं। उसकी सरफेस का मूवमेंट अब तेज हो गया था। एम्बर लिक्विड में भी एक फेंट पर्पल ग्लो दिखाई देने लगा था। ये बड़ा रॉ स्टोन खुद एक एनर्जी कन्वर्टर है, मैंने अचानक कहा। यह आसपास की एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है और फिर कियान वेनबो के छोड़े गए कोऑर्डिनेट के थ्रू उसे एक स्पेसिफिक सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ये सिग्नल डीप फॉरबिडन जोन को एक्टिवेट करने के काम आएगा। कियान वेनबो का पर्पस छोटे रॉ स्टोन्स को बाहर स्मगल करना नहीं था, बल्कि फॉरबिडन जोन के अंदर कुछ भेजना था। मेरी बात सुनकर शाओ वेंजुन की आंखें चमक उठी। हाँ, उसने जोर से ताली बजाई। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। फॉरबिडन जोन के अंदर उसने कहा, सुना है वहां एक मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट दबा है जो हमारी कंट्री ने अर्ली डेज में आउटर स्पेस से डिस्कवर किया था। उस ऑब्जेक्ट को हाईएस्ट टॉप सीक्रेट लेवल पर क्लासिफाई करके की ऑफ द गॉड्स नाम दिया गया था। क्योंकि हम उसे डिकोड नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए कुनलुन माउंटेन सेंटर एस्टैब्लिश किया गया और सीक्रेट रिसर्च शुरू हुई। बाद में रिसर्च के दौरान एक अनकंट्रोलेबल एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से इसे परमानेंटली अबैंडन करना पड़ा। कियान वेनबो का हेवेंस गिफ्ट और की ऑफ द गॉड्स इसी की तरफ इशारा था। आर्क ऑर्गेनाइजेशन पर वो रॉ स्टोन्स नहीं चाहिए, उन्हें ये की ऑफ द गॉड्स चाहिए। और ये रॉ स्टोन्स उस की ऑफ द गॉड्स को स्टार्ट करने वाले एनर्जी ब्लॉक्स हैं। गाओ युआन सिर्फ एक मैसेंजर था और कियान वेनबो एक्टिवेटर। उनका असली पर्पस इन रॉ स्टोन्स की एनर्जी को यूज करके डीप फॉरबिडन जोन में मौजूद उस की ऑफ द गॉड्स को कंट्रोल करना या उसे जगाना है। शाओ वेंजुन का फेस और भी ज्यादा सीरियस हो गया। अगर वो की ऑफ द गॉड्स जाग गया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। वो हमारा सब कुछ डिस्ट्रॉय कर सकता है। कांग लैंग, मुझे बताओ फॉरबिडन जोन में एंटर करने का कोई और रास्ता है? कांग लैंग ने कुछ पल सोचा। एक रास्ता है। उसने सिर उठाकर शाओ वेंजुन को देखा। 10 साल पहले उस एक्सीडेंट के बाद फॉरबिडन जोन में कोई अनकंट्रोलेबल सिचुएशन ना बने, इसके लिए हमने सीक्रेटली एक इमरजेंसी सेल्फ डिस्ट्रक्ट चैनल डिजाइन किया था। अगर फॉरबिडन जोन के अंदर हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएं तो इस चैनल से हाई एनर्जी मटेरियल इंजेक्ट करके उसे कंप्लीटली डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। लेकिन ये चैनल स्ट्रिक्टली वन वे एंट्री है। जो अंदर जाएगा वो कभी वापस नहीं आ पाएगा। और इस चैनल के अंदर बहुत सारे डेडली ट्रैप्स और क्रीपी डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं। हमने कभी इसकी फील्ड टेस्टिंग नहीं की और आज तक कोई भी इंसान इस रास्ते से गुजरा नहीं है। शाओ वेंजुन की आंखों में तुरंत एक सॉलिड डिटर्मिनेशन आ गया। मुझे वहां ले चलो। टीम नेता शाओ, कैंग लैंग और जोंगले दोनों एक साथ चिल्लाए, आप नहीं जा सकती। आप टास्क फोर्स नेता हैं,
आप ये रिस्क नहीं ले सकती। फॉरबिडन जोन के अंदर की सिचुएशन अननोन है, ये बहुत डेंजरस है। मैं नेता हूँ, शाओ वेंजुन ने डांटते हुए कहा। यहाँ सिर्फ मेरे पास हाईएस्ट क्लियरेंस लेवल है। सिर्फ मैं ही सारे अलार्म्स और सिक्योरिटी मेजर्स डिसेबल कर सकती हूँ। सिर्फ मैं ही तुम्हें अंदर ले जा सकती हूँ। वो अचानक मेरी तरफ मुड़ी। जोंग है, तुम मेरे साथ चलोगे? मुझे तुम्हारे इंट्यूशन की जरूरत है, तुम्हारी आंखों की जरूरत है। मैंने एक सेकंड का भी हेजिटेशन नहीं किया। ओके। मेरा जवाब बिल्कुल फॉर्म था। मुझे पता था अब ये सिर्फ मेरी लड़ाई नहीं है, ये कंट्री के लिए है, हमारे नेशन के लिए, हम सबकी सेफ्टी के लिए है। कैंग लैंग की आंखों में एक रिस्पेक्ट की चमक दिखाई दी। उसने और कोई आर्गुमेंट नहीं किया। वो मुड़ा और हमें बेस के डीप सेक्शंस की तरफ लीड करने लगा। हम एक कंप्लीटली हिडन कॉर्नर में पहुंचे। वहां एक एलॉय डोर था जो नॉर्मल दीवार से बिल्कुल अलग नहीं लग रहा था, लेकिन शाओ वेंजन के एनक्रिप्टेड टर्मिनल ऑपरेशन के बाद वो डोर धीरे धीरे खुला। अंदर एक और कॉरिडोर था जो पहले वाले से भी ज्यादा गहरा, पिच ब्लैक और बर्फीला था। एंट्रेंस पर एक लाल वार्निंग साइन लगा था जिस पर सिर्फ 4 वर्ड्स लिखे थे, नो सर्वाइवर्स परमिटेड। मैंने एक गहरी सांस ली और शाओ वेंजुन की तरफ देखा। उसका चेहरा एकदम काम था। लेट्स गो। वो पहली थी जिसने फॉरबिडन जोन की तरफ जाने वाले उस नो रिटर्न पाथ पर कदम रखा। मैं उसके ठीक पीछे था। जोंगले और कैंग लैंग बाकी स्पेशल फोर्सेस टीम के साथ कॉरिडोर के एंट्रेंस पर रुक गए। याद रखना, दरवाजा बंद होने से ठीक पहले शाओ वेंजुन की आवाज अंदर से आई। चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे डायरेक्ट ऑर्डर्स के बिना कोई भी फॉरबिडन जोन के करीब नहीं आएगा। जो भी ऑर्डर्स तोड़ेगा, शूट ऑन साइट। हमारे पीछे वो हैवी एलॉय डोर धीरे धीरे बंद हो गया। हम उस अननोन डार्कनेस में पूरी तरह से लॉक हो चुके थे। मेरे कानों में सिर्फ मेरी हार्ट बीट की आवाज गूंज रही थी और मौत की स्मेल अब और भी ज्यादा स्ट्रांग होती जा रही थी। यही है वो फॉरबिडन जोन, यही है कियान मेनबो का रियल वर्ल्ड। अब आगे हमारा क्या वेट कर रहा है? कॉरिडोर में एकदम सन्नाटा था। हमारे पीछे उस हेवी अलॉय डोर ने हमें आउटसाइड वर्ल्ड से पूरी तरह डिस्कनेक्ट कर दिया था। डार्कनेस किसी थिक इंक की तरह चारों तरफ से हमें घेर रही थी। कोल्ड, डैम्पनेस और मेटल की रस्टिंग के साथ डस्ट की स्मेल मिक्स होकर एक अजीब सा एटमॉस्फेयर बना रही थी। शाओ वेंजन ने अपनी टैक्टिकल फ्लैशलाइट ऑन की। लाइट की एक ब्राइट बीम ने उस 10 साल पुरानी डार्कनेस को चीर दिया। जहां तक लाइट जा रही थी वो कॉरिडोर एंडलेस लग रहा था। दीवारें कंक्रीट की नहीं थीं बल्कि एक डार्क सिल्वर ग्लो वाले अननोन मेटल से बनी थी। सरफेस एकदम स्मूथ थी, कोई जॉइंट्स नहीं थे, जैसे पूरा कॉरिडोर एक मैसिव मेटल ब्लॉक को काट कर बनाया गया हो। ये 10 साल पहले का हाईएस्ट लेवल मिलिट्री अलॉय है। शाओ वेंजुन की आवाज उस खाली कॉरिडोर में गूंजी। थियोरेटिकली ये एक स्मॉल न्यूक्लियर ब्लास्ट का इम्पैक्ट भी सरवाइव कर सकता है। ये कहते हुए उसने अपनी वेस्ट से गन निकाली और परफेक्टली सेफ्टी कैच ओपन किया। स्टे क्लोज। अब से हम लेवल 1 कॉम्बैट रेडीनेस में हैं। कोई भी अनआइडेंटिफाइड लिविंग थिंग हॉस्टाइल टारगेट मानी जाएगी। मैंने नोट किया और अपने सेंसेस को पीक लिमिट तक पुश कर दिया। मेरी आंखें अब इस अंधेरे की आदी हो रही थीं। बिना फ्लैशलाइट के भी मैं आसपास के आउटलाइंस देख पा रहा था। मेरा इंट्यूशन किसी हाई स्पीड रडार की तरह काम कर रहा था, स्पेस के हर इंच को स्कैन करते हुए। कॉरिडोर बहुत लंबा था। हम करीब 5 मिनट तक चले। नीचे सेम एलॉय मटेरियल का फ्लोर था। हमारे हर स्टेप पर एक शार्प और लोनली एको प्रोड्यूस हो रही थी, टैप टैप टैप। इस पूरी जगह में सिर्फ यही एक साउंड था। अचानक मेरा दिल जोर से धड़का। सामने से एक एक्सट्रीम डेंजर सेंस मेरी तरफ हिट हुआ। स्टॉप। मैंने सबकॉन्शियसली चिल्लाते हुए शाओ वेंजन का हाथ पकड़ लिया। शाओ वेंजन का रिएक्शन लाइटनिंग फास्ट था। मेरे बोलते ही वो रुक गई, गन सामने पॉइंट की और बॉडी पूरी तरह टेंस हो गई। क्या हुआ? उसने हश टोन में पूछा। सामने कुछ है। मेरी आवाज ड्राई हो गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या है, लेकिन बहुत डेंजरस है। शाओ वेंजुन ने फ्लैशलाइट की बीम को आगे फोकस किया। लाइट के एंड तक कॉरिडोर अभी भी कंप्लीटली एम्प्टी लग रहा था। कोई शैडो नहीं, कोई मूवमेंट नहीं, कोई अबनॉर्मैलिटी नहीं है। आर यू श्योर? 100%। मैं आगे अंधेरे में घूर रहा था। मेरे माथे से ठंडा पसीना बह रहा था। वो डेंजर सेंस और भी स्ट्रांग होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई इनविजिबल आंख अंधेरे में से हमें कोल्ड स्टेयर दे रही हो। शाओ वेंजुन ने मेरे जजमेंट पे कोई डाउट नहीं किया। उसने अपनी टैक्टिकल वेस्ट से एक छोटी ग्लो स्टिक निकाली, उसे क्रैक किया और पूरी ताकत से आगे फेंक दिया। ग्रीन ग्लो स्टिक ने हवा में एक ब्राइट पैराबोला बनाया और करीब 50 मीटर दूर जाकर चुपचाप जमीन पर गिर गई।
ग्लो स्टिक के जमीन को टच करते ही एक सेकेंड के फ्रैक्शन में हमारे सामने के कॉरिडोर में उन मिरर जैसी स्मूथ मेटल दीवारों पर, सीलिंग और फ्लोर पर अचानक काउंटलेस ब्लड रेड लेजर बीम्स फ्लैश होने लगी। ये बीम्स आपस में क्रिस क्रॉस होकर कनेक्ट हो रही थी और सिर्फ शून्य एक सेकंड के अंदर उन्होंने एक मैसिव डेडली 3D लेजर ग्रिड बना लिया। वो ग्लो स्टिक जो जमीन पर गिरी थी, साइलेंट रेड लेजर्स ने उसे फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में डस्ट लेवल पार्टिकल्स में काट दिया। पीछे धुएं का एक ट्रेस भी नहीं बचा। मैंने और शाओ वेंजुन ने एक साथ शार्प ब्रेथ ली। मेरी बैक पूरी तरह पसीने से भीग गई थी। अगर हमने एक कदम भी और आगे बढ़ाया होता तो हमारा हाल भी उस ग्लू स्टिक जैसा होता, पीसेस में कट चुके होते। इंफ्रारेड ट्रिगर लेजर आ रहे शाओ वेंजुन की आवाज में एक डर का वाइब्रेशन था। ये मिलिट्री का एब्सोल्यूट टॉप टीयर डिफेंस सिस्टम है। एक बार ट्रिगर हुआ तो कोई लिविंग थिंग इसे क्रॉस नहीं कर सकती। उसने मुझे देखा, उसकी आंखों में वंडर था। तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला? इंट्यूशन, मैं बस इतना ही कह पाया। वो लेजर ग्रिड करीब 3 सेकंड्स तक फ्लैश करने के बाद वापस अंधेरे में गायब हो गया। सामने का कॉरिडोर फिर से कंप्लीटली डार्क हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन हम दोनों को पता था कि वो डेथ नेट वही है, अपने नेक्स्ट शिकार का वेट कर रहा है। अब क्या करें? मैंने पूछा। इस सिस्टम का कोई ऑपरेशन पैटर्न जरूर होगा। शो वेंजुन ने खुद को क्विकली काम डाउन किया। या तो ये फिक्स टाइम इंटरवल पर काम करता है, या फिर इसके लिए कोई स्पेसिफिक ओवरराइड कोड चाहिए। हमारे पास कोड नहीं है। हम सिर्फ इसकी एनर्जी ड्रेन होने का वेट कर सकते हैं, या इसका शटडाउन लूप होल ढूंढ सकते हैं। तो हम वहीं उस अंधेरे में शांति से वेट करने लगे। 1 मिनट, 5 मिनट्स, 10 मिनट्स। वो डेथ नेट दोबारा अपीयर नहीं हुआ। वियर्ड। शाओ वेंजुन ने फ्राउन किया। नॉर्मल डिफेंस सिस्टम्स पावर सेव करने के लिए पल्स एक्टिवेशन यूज करते हैं। ये परमानेंटली स्टैंड बाय मोड में नहीं रह सकता अनलेस उसे अचानक कुछ रियलाइज हुआ, अनलेस इसका ट्रिगर मैकेनिज्म मोशन सेंसर ना हो। उसने फिर से अपनी पॉकेट से कुछ निकाला। इस बार ये एक स्मॉल मेटल बॉल थी। उसने उसे हवा में नहीं फेंका, बल्कि धीरे से जमीन पे रखा और अपने पैर से धीरे धीरे आगे की तरफ पुश किया। मेटल बॉल उस स्मूथ फ्लोर पर टोटली साइलेंट रोल होने की। 1 मीटर, 2 मीटर्स, 3 मीटर्स, कुछ ट्रिगर नहीं हुआ। शाओ वेंजुन का चेहरा और सीरियस हो गया। ये इंफ्रारेड सेंसर नहीं है, वाइब्रेशन सेंसर भी नहीं है। तो फिर इसका ट्रिगर लॉजिक आखिर है क्या? मैं उस मेटल बॉल को अंधेरे में रोल होते देख रहा था। अचानक मेरे दिमाग में एक क्रेजी आइडिया फ्लैश हुआ। साउंड मेरे मुंह से निकला। ये साउंड से ट्रिगर होता है। अभी जो ग्लो स्टिक जब जमीन पर गिरी तो हल्की सी आवाज हुई थी, लेकिन ये मेटल बॉल सॉलिड है। फ्लोर पर रोल होते वक्त ये बिल्कुल साइलेंट है। शाओ वेंजुन की आंखें वाइड ओपन हो गईं। उसे भी लॉजिक समझ आ गया था। उसने धीरे से अपना हाथ उठाया और साइलेंस का सिग्नल दिया। फिर उसने अपने गले की तरफ पॉइंट किया और फिर आगे की तरफ। मीनिंग एकदम क्लियर था। आगे का रास्ता क्रॉस करने के लिए हमें एब्सोल्यूट साइलेंस मेंटेन करना होगा। कोई आवाज नहीं, सांस लेने की भी नहीं, और हार्ट बीट भी कंट्रोल करनी होगी। ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टास्क था, लेकिन हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी। हमने एक दूसरे को देखा और दोनों की आंखों में एक डेस्परेट रेजोल्यूशन था। मैंने एक बहुत डीप ब्रेथ ली और अपने ब्रीदिंग रेट को मिनिमम पर ड्रॉप कर दिया। हार्ट बीट भी स्लो डाउन कर ली। हम दो गोस्ट की तरह एक एक कदम बढ़ाते हुए एक्सट्रीम स्लो मोशन में उस डेथ जोन में एंटर कर गए। हर कदम ऐसा लग रहा था जैसे नाइफ की एज पर चल रहे हों। मेरा पूरा फोकस सिर्फ अपने स्टेप्स और ब्रीदिंग पर था। एक हल्की सी साउंड भी मौत बुला सकती थी। टाइम जैसे रुक सा गया था। वो 100 मीटर का डिस्टेंस कवर करने में हमें पूरे 30 मिनट्स लग गए। जब मैं आखिरकार उस जोन से बाहर निकला तो रियलाइज हुआ कि मेरा कॉम्बैट सूट पसीने से पूरी तरह भीग चुका है। हम बच गए। हम मौत के मुंह से जिंदा वापस आ गए थे। लेकिन इससे पहले कि हम रिलैक्स कर पाते, कॉरिडोर के एंड में एक अलॉय डोर दिखाई दिया। दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। उस क्रैक से एक फेंट पेल लाइट बाहर आ रही थी, और साथ ही एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सड़ान मारती हुई खून की बदबू आ रही थी। मैंने और शाओ वेंजुन ने एक दूसरे को देखा। उसने टैक्टिकल हैंड सिग्नल दिया। आई अटैक, यू कवर। हम दोनों वॉल से चिपक कर धीरे धीरे उस दरवाजे के पास गए। दिल फिर से गले में आ गया था। शाओ वेंजुन ने एक जोरदार किक से दरवाजा खोला और रोल करते हुए अंदर चार्ज कर गई। मैं भी गन पॉइंट किए उसके पीछे पीछे अंदर घुसा। लेकिन जब हमने कमरे के अंदर का सीन देखा तो हम दोनों कंप्लीटली फ्रीज हो गए।
ये एक मैसिव सर्कुलर सेंट्रल कंट्रोल रूम था, एक बास्केटबॉल कोर्ट जितना बड़ा सर्कुलर कंट्रोल रूम। दीवारों पर हंड्रेड्स ऑफ जायंट डिस्प्ले स्क्रीन्स लगी थी, लेकिन इस वक्त सारी स्क्रीन्स कंप्लीटली ब्लैक थी। पूरे कमरे में सिर्फ सब कुछ बिखरा पड़ा था, टेबल्स, चेयर्स, फाइल्स, हर चीज पर डस्ट की एक थिक लेयर थी। ऐसा लग रहा था मानो टाइम यहाँ 10 साल पहले उस डिजास्टर के मोमेंट पर ही फ्रीज हो गया हो। और वो जो ब्लड की सड़ान मारती बदबू थी वो उस सेंट्रल हाई प्लेटफॉर्म के नीचे से आ रही थी। वहां 10 से ज्यादा डेड बॉडीज पड़ी थी। वो सब वाइट लैब कोट्स पहने हुए थे और अब कंप्लीटली ड्राइड अप स्केलेटन्स बन चुके थे। लेकिन उनकी डेथ बहुत ही टेरिफाइंग थी। उनकी आंखों, कानों, नाक और मुंह से खून बहने के मार्क्स थे। उनके फेसेस एक्सट्रीम टेरर से ट्विस्टेड थे, जैसे मरने से पहले उन्होंने कुछ बहुत हॉरिफिक देखा हो। कुछ स्केलेटन्स एक बहुत ही अजीब एंगल पर मुड़े हुए थे। उनकी हड्डियां कंप्लीटली शैटर्ड थीं और कुछ के चेस्ट्स में एक मैसिव हॉलो होल था, मानो किसी शार्प वेपन से उनका सीना फाड़ दिया गया हो। उनका खून जमीन पर जमकर डार्क ब्राउन हो चुका था और उन स्केलेटन्स को हमेशा के लिए उस कोल्ड मेटल फ्लोर से चिपका चुका था। ये एक हेल ऑन अर्थ था। ये सब उस टाइम कुनलुन माउंटेन प्रोजेक्ट के कोर रिसर्चर्स थे। शाओ वेंजन की आवाज में एक सप्रेस्ड वाइब्रेशन था। वो धीरे धीरे उन डेड बॉडीज की तरफ बढ़ी। उसकी आंखों में डीप सॉरो और एंगर था। मेरे टीचर प्रोफेसर वू जोंगटियन, वो भी इस प्रोजेक्ट के इन चार्जेस में से एक थे। एक्सीडेंट के बाद उन्हें मिसिंग डिक्लेयर कर दिया गया था। मैंने कभी बिलीव नहीं किया कि वो ऐसी जगह पर मारे जा सकते हैं। उसकी नजरें एक एक स्केलेटन को स्कैन कर रही थी, जैसे वो किसी नोन फिगर को ढूंढने की कोशिश कर रही हो। मैंने उसे डिस्टर्ब नहीं किया। मैं हाई अलर्ट पर था और इस क्रीपी कंट्रोल रूम को ऑब्जर्व कर रहा था। मेरा इंट्यूशन मुझे बता रहा था कि ये जगह उस लेजर कॉरिडोर से भी ज्यादा डेंजरस है। यहाँ का डेंजर फिजिकल नहीं था, बल्कि एक मैसिव साइकोलॉजिकल सप्रेशन था। ऐसा लग रहा था मानो हवा में कोई इनविजिबल मेलिशियस एनर्जी भारी हुई है। वो एनर्जी हमारे थॉट्स को स्पाई कर रही थी, हमारे विल पावर को खा रही थी। मेरी नजरें उस सेंट्रल हाई प्लेटफॉर्म पर टिक गईं। प्लेटफॉर्म के बीचों बीच एक बहुत बड़ा सर्कुलर ग्रूव था। वो ग्रूव पूरी तरह एम्प्टी था, लेकिन उसके एजेस पर मैंने कुछ अजीब से पर्पल क्रिस्टल्स देखे। उनका कलर बिल्कुल उन रॉ स्टोन्स के अंदर चमकने वाले पर्पल ग्लो जैसा था जो हमने एयरपोर्ट पर पकड़े थे। तो यही वो जगह है जहां की ऑफ द गॉड्स रखी गई थी। मैंने अपने आप से मर्मर किया, 10 साल पहले वो यहीं से गायब हो गई थी। नहीं, वो गायब नहीं हुई थी। उसने उन रिसर्चर्स की बॉडीज की तरफ पॉइंट किया। उनके वुंड्स देखो, ये किसी वेपन से नहीं बने हैं। ये ऐसा लग रहा है जैसे किसी एनर्जी ने उनकी बॉडीज को अंदर से एक्सप्लोड कर दिया हो। वो एक स्केलेटन के पास गई और घुटनों के बल बैठ गई। वो स्केलेटन एक एक्सट्रीम पेन वाले पोस्चर में था। उसके दोनों हाथों ने अपने ही स्कल को कसकर पकड़ा हुआ था, मानो वो अपना ही सिर फाड़ देना चाहता हो। शाओ वेंजुन ने उसके फिंगर्स के बीच से एक चीज निकाली। वो एक टोटली क्रश्ड और डिफॉर्म्ड ब्लैक वॉइस रिकॉर्डर था। उसने उसे प्ले करने की कोशिश की। ज ज एक शार्प स्टैटिक नॉइज के बाद रिकॉर्डर से एक आदमी की आवाज आई, जो एक्सट्रीम फियर की वजह से कंप्लीटली डिस्टॉर्ट हो चुकी थी। नहीं, गाओ मत, स्टॉप, रुको, उसकी सिंगिंग में पॉइजन है। वो मेरे दिमाग में घुस रही है। एक बोन चिलिंग नॉन ह्यूमन चीफ के साथ रिकॉर्डिंग अब्रप्ट एंड हो गई। मैंने और शाओ वेंजुन ने एक दूसरे को देखा। एक बर्फीली ठंडक हमारी रीढ़ की हड्डी से होते हुए सीधे दिमाग तक पहुंच गई। मैंने कस्टम्स में 11 साल काम सब कुछ देखा है। उस दिन एक स्टूडेंट सिक्योरिटी चेक से गुजर रहा था। लगेज ऑर्डिनरी था, वो खुद भी नॉर्मल था। एक्सरे मशीन में सब क्लियर था, पर मैंने उसे बैग खोलने को कहा। सिंजिन, कैसे सिंजिन? हम इस कंट्रोल रूम में थे और हमें अपनी हार्ट बीट के अलावा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वेट, कोई आवाज नहीं। मुझे अचानक एक बहुत टेरिफाइंग डिटेल रियलाइज हुई। जब से हम इस कंट्रोल रूम में आए हैं, यहाँ का साइलेंस बहुत अननेचुरल है। किसी मशीन की आवाज नहीं, वेंटिलेशन सिस्टम की आवाज नहीं, यहाँ तक कि हमारे फुटस्टेप्स की आवाज भी जैसे इस डेथली साइलेंस ने निगल ली हो। ये एक एब्सोल्युटली साइलेंट स्पेस था। और जैसे ही मुझे ये बात रियलाइज हुई, मेरे दिमाग में एक एक्सट्रीम शार्प पेन हुआ। ऐसा लगा मानो थाउजेंड्स ऑफ स्टील नीडल्स एक साथ मेरे टेम्पल्स में चुभो दी गई हों। एक क्रीपी इंडिस्क्राइबेबल साउंड बिना किसी वार्निंग के सीधा मेरे दिमाग के अंदर बजने लगा। ये वो आवाज नहीं थी जो कानों से सुनी जाती है।
ये डायरेक्ट मेंटल लेवल पर होने वाला एक इंफॉर्मेशन फ्लो था। ये केओटिक, क्रेजी और प्योरली इविल मेलेडी थी। एक डीमन सिंगिंग जो किसी दूसरी दुनिया से आ रही हो। ज्वांग हाय। मुझे शाओ वेंजुन की पैनिक भरी आवाज सुनाई दी, लेकिन मैं जवाब नहीं दे सका। मेरा कॉन्शियसनेस उस टेरिफाइंग मेलेडी में तेजी से निकला जा रहा था। मेरी आंखों के सामने हेलुसिनेशंस आने लगे। मुझे गाओ युआन का डरा हुआ चेहरा दिखा। क्यान वेनबो की वो क्रीपी स्माइल दिखी। मेरे मेंटर लिन हायदोंग खून में लथपथ गिरे हुए दिखे। एंगर, सॉरो, फियर, मेरे सारे नेगेटिव इमोशंस इस एक पल में इन्फिनिटली मैग्नीफाई हो गए थे। मेरी सैनिटी तेजी से कोलैप्स हो रही थी। मैं पागल हो जाऊंगा। वेक अप। ठीक उसी मोमेंट जब मैं उस डार्कनेस में पूरी तरह डूबने वाला था, एक जोरदार थप्पड़ मेरे चेहरे पर पड़ा। उस इंटेंस पेन ने मुझे थोड़ा होश मिला दिया। मैंने शॉवेंजन का एंशियस और डरा हुआ चेहरा देखा। उसके होठों से खून बह रहा था और वो बहुत तेजी से कांप रही थी। ऑब्वियसली उस सिंगिंग का अटैक उस पर भी हुआ था, लेकिन उसकी विल पावर मुझसे कहीं ज्यादा स्ट्रांग थी। उसने खुद अपनी जीभ काटकर उस पेन से खुद को अवेक रखा था। उसे ब्लॉक करो, उसने अपनी पूरी ताकत से मुझ पर चिल्लाते हुए कहा। उसे सुनो मत, उसके बारे में मत सोचो, अपने कॉन्शियसनेस को प्रोटेक्ट करो। ये एक मेंटल अटैक है। मैंने अपने दांत कस लिए, मेरे मुंह में भी खून का टेस्ट आ रहा था। मैंने अपना सारा फोकस उस फिजिकल पेन पर शिफ्ट करने की कोशिश की ताकि उस माइंड पेनिट्रेटिंग सिंगिंग को ब्लॉक कर सकूं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो सिंगिंग और भी क्लियर और भी क्रेजी होती जा रही थी। मेरा विजन ब्लर होने लगा। मुझे पता था मैं अब और रेजिस्ट नहीं कर पाऊंगा। लेकिन तभी मेरी चेस्ट पॉकेट में रखा मेरे मेंटर लिन हेडोंग का वो आखिरी मेमेंटो, एक ऑर्डिनरी सा कस्टम्स बैज, अचानक एक फेंट वार्म एनर्जी एमिट करने लगा। वो एनर्जी किसी क्लियर स्प्रिंग वाटर की तरह तुरंत मेरी पूरी बॉडी और दिमाग में फैल गई। वो क्रेजी और कियोटिक सिंगिंग इस वार्म एनर्जी के सामने आते ही जैसे अपना काउंटर अटैक पाकर तेजी से पीछे हटने लगी। मेरा दिमाग फिर से क्लियर हो गया। वो स्प्लिटिंग हेडेक भी गायब हो गया। मैं हाफ रहा था, मेरे कपड़े पसीने से ऐसे भीग गए थे जैसे मुझे पानी में से निकाला गया हो। तुम ठीक हो? श्या वेंजुन ने मुझे देखा। उसकी आंखों में डिसबिलीफ था। मैंने नॉट किया और दीवार के सहारे खड़ा हुआ। मैंने नीचे अपनी चेस्ट पर देखा। वो कस्टम्स बैज इस वक्त एक फेंट, ऑलमोस्ट इनविजिबल गोल्डन लाइट ग्लो कर रहा था। इसी ने मुझे बचाया था। ये क्या चीज है? शाओ वेंजुन ने भी उस बैज को नोटिस कर लिया था। मेरे मेंटर का मेमेंटो, मैंने कहा। मुझे नहीं पता ये ग्लो क्यों कर रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये इस मेंटल अटैक को ब्लॉक कर सकता है। शाओ वेंजुन ने उस बैज को बहुत डीपली देखा, फिर मुझे देखा, जैसे वो मुझ में कोई सीक्रेट ढूंढने की कोशिश कर रही हो। लेकिन तभी बूम, 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 पूरा सेंट्रल कंट्रोल रूम अचानक बहुत वायलेंटली शेक होने लगा। दीवार पे लगी वो सारी ब्लैक स्क्रीन्स इस मोमेंट पर एक साथ टर्न हो गई। स्क्रीन्स पर कोई डेटा या सिक्योरिटी फुटेज नहीं था, बल्कि एक आंख थी। एक मैसिव, अनकाउंटेबल पर्पल लाइंस वाली एक्सट्रीमली क्रीपी आंख। वो आंख स्लोली रोटेट कर रही थी और उसका प्यूपल एंड में मुझ पर और शाह इंजन पर आकर लॉक हो गया। एक कोल्ड, इमोशनलेस, सिंथेटिक वॉइस पूरे कंट्रोल रूम में गूंज उठी। Unidentified life forms detected. Primary access key detected. ARC project phase 2 initiated. Target elimination protocol engaged. ARC project. शाओवेंजुन का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। चैन वेनबो का ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने इस जगह को कंट्रोल कर लिया है। उसकी बात पूरी होने से पहले ही हाई प्लेटफॉर्म पर मौजूद उस एम्प्टी सर्कुलर ग्रूव के बॉटम से धीरे धीरे एक क्रैक ओपन हुआ। नीचे से एक सिलिंड्रिकल, अननोन मेटल का प्लेटफॉर्म ऊपर उठने लगा। उस प्लेटफॉर्म के ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा था। वो अनकाउंटेबल इरेगुलर पर्पल ग्लोइंग क्रिस्टल से जुड़कर बना एक मैसिव इरेगुलर स्फीयर था। उसका साइज लगभग एक स्मॉल कार जितना था। उसकी सरफेस पर काउंटलेस डीप वॉर्टेक्सेस बने थे जो आंखों की तरह लग रहे थे। वो वॉर्टेक्सेस स्लोली रोटेट कर रहे थे और एक एक्सट्रीमली टेरिफाइंग इविल ऑरा रिलीज कर रहे थे। की ऑफ द गॉड्स। मैंने उस मैसिव स्फीयर को देखा। मेरा गला सूख चुका था। यही वो अल्टीमेट सीक्रेट है जिसे कंट्री 10 सालों से ढूंढ रही थी और छुपा कर रखा था। आउटर स्पेस से आया ये इनऑस्पिशियस ऑब्जेक्ट यही सब कुछ का सोर्स है। बस उस मैसिव स्फीयर से एक लो हमिंग साउंड आई। कंट्रोल रूम का शेकिंग और भी वायलेंट हो गया। चारों तरफ की दीवारों में बड़े बड़े क्रैक्स आने लगे। उन क्रैक्स में से काउंटलेस थिक,
ब्लैक मेटल केबल्स टेंटिकल्स की तरह बाहर निकल आईं। वो किसी अवेकेंड जायंट पाइथन्स की तरह पागलों की तरह हमारी तरफ लपकीं। वॉच आउट! शाव इंजन जोर से चिल्लाई। उसने मेरा हाथ पकड़ा और कवर लेने के लिए मुझे एक पास वाले कंट्रोल कंसोल के पीछे खींच लिया। स्मैश! जैसे ही हम हटे, एक मैसिव मेटल केबल उसी जगह पर जोर से स्मैश हुई जहां हम अभी खड़े थे। उस सॉलिड अलॉय फ्लोर में एक बहुत बड़ा क्रेटर बन गया और भी काउंटलेस केबल्स चारों तरफ से हमें घेरने के लिए आने लगी। उन्होंने हमारे भागने के सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए। बैंग बैंग! या वेंजुन ने अपनी हैंडगन उठाई और उन केबल्स पर पागलों की तरह फायर करने लगी। गोलियां उन केबल्स की सरफेस पर टकराकर स्पार्क्स पैदा कर रही थीं, लेकिन सिर्फ छोटे छोटे वाइट डेंट्स ही बन रहे थे। नॉर्मल बुलेट से उन्हें कोई एक्चुअल डैमेज नहीं हो रहा था। ये यूजलेस है, मैंने चिल्लाकर कहा। ये चीजें बेस का ही डिफेंस सिस्टम है। कन्वेंशनल वेपन्स इन पर काम नहीं करेंगे। हमें कंट्रोल कोर ढूंढकर इसे शट डाउन करना होगा। कंट्रोल कोर उसी स्फीयर पर है। शॉवेंजुन को भी समझ आ गया था, लेकिन हम इस वक्त उन क्रेजी मेटल टेंटिकल्स की वजह से कवर के पीछे बुरी तरह से ट्रैप्ड थे। हम उस हाई प्लेटफॉर्म के करीब जा ही नहीं सकते थे। एनसर्कलमेंट छोटा होता जा रहा था। हम कुछ ही सेकेंड्स में उन मेटल टेंटिकल्स के नीचे कुचले जाने वाले थे। कवर मी! शॉवेंजुन अचानक मुझ पर चिल्लाई। मुझे सिर्फ 3 सेकेंड्स दो। ये कहते ही उसने अपनी टैक्टिकल वेस्ट से आखिरी चीज निकाली, एक थंब साइज सिल्वर कलर का डायमंड शेप्ड बॉम्ब, हाई एनर्जी फ्यूजन बॉम्ब। मैंने उसे पहचान लिया। ये स्टेट सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का हाईएस्ट क्लासिफाइड स्पेशल इक्विपमेंट था। इसकी पावर 1 मीटर थिक स्टील प्लेट को ब्लो अप कर सकती थी, लेकिन इसका डेटोनेशन टाइम 3 सेकेंड्स था, और इन 3 सेकेंड्स में वो एक लिविंग टारगेट बन जाएगी। नहीं, ये बहुत डेंजरस है। मैंने तुरंत रिजेक्ट किया। हमारे पास टाइम नहीं है। शाव एंजुन की आंखों में एब्सोल्यूट डिटर्मिनेशन था। यही हमारे बचने का इकलौता रास्ता है। उसने मुझे आर्ग्यू करने का मौका नहीं दिया और रोल करते हुए कवर से बाहर निकल गई। नाउ मैंने अपनी गन निकाली और मैगजीन में बची सारी गोलियां एम्प्टी कर दी, लेकिन मैंने उन केबल्स पर फायर नहीं किया, बल्कि उनके ऊपर सीलिंग पर फायर किया। सीलिंग पर लगी पुरानी वायर्स और पाइप्स को गोलियां लगी और तुरंत एक मैसिव शावर ऑफ स्पार्क्स और स्टीम बर्स्ट हुआ। एक पल के लिए पूरा कंट्रोल रूम थिक स्मोक और ब्लाइंडिंग इलेक्ट्रिकल फ्लैशेस से भर गया। उन मेटल केबल्स का विजन फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड के लिए ब्लॉक हो गया, और यही वो प्रेशियस 1 सेकंड था। शाव इंजन हाई प्लेटफॉर्म के नीचे पहुंच चुकी थी। उसने बॉम्ब का ट्रिगर प्रेस किया और अपनी पूरी ताकत से उसे उस मैसिव पर्पल स्फीयर की तरफ फेंक दिया। गेट डाउन! उसने मेरी तरफ अपना आखिरी वार्निंग शाउट किया, और अगले ही पल एक रिकवरिंग मेटल केबल ने उसे बहुत जोर से हिट किया। नो! मेरी आंखें फटी रह गईं। मैंने उसे एक सूखे पत्ते की तरह हवा में उड़ते दूर दीवार से टकराते और फिर लाइफलेस होकर जमीन पर गिरते देखा। वो जिंदा थी या मर गई मुझे नहीं पता था, और वो सिल्वर बॉम्ब हवा में एक डेस्परेट आर्क बनाता हुआ एक्यूरेटली उस मैसिव स्फीयर की सरफेस पर जाकर चिपक गया। टाइम जैसे उस मोमेंट पर फ्रीज हो गया। 1 2 3 बूम! एक डेफनिंग ईयर शैटरिंग एक्सप्लोजन हुआ। पूरी दुनिया मेरी आंखों के सामने एक ब्लाइंडिंग प्योर वाइट इंस्टेंटेनियसली पूरे कंट्रोल रूम में फैल गई। मुझे ऐसा लगा जैसे एक हाई स्पीड ट्रेन ने मुझे फ्रंट से हिट कर दिया हो। मेरी बॉडी हवा में बहुत ऊंचे उछली और फिर जोर से जमीन पर गिरी। एक्सट्रीम पेन और डिजीनेस में मेरा कॉन्शियसनेस तेजी से फेड होने लगा। कंप्लीटली पास आउट होने से पहले मैंने देखा वो मैसिव पर्पल स्फीयर एक्सप्लोजन के सेंटर में डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था, बल्कि उसकी सरफेस पर एक क्रैक आ गया था, और उस क्रैक में से एक ब्लैक एबिस से भी ज्यादा डार्क यूनिवर्स से भी ज्यादा प्योर पर्पल ब्लैक एनर्जी स्लोली फ्लो कर रही थी। इस दुनिया की आखिरी इमेज जो मेरे दिमाग में रिकॉर्ड हुई वो वही मैसिव आंख थी जो सारी स्क्रीन्स पर दिख रही थी। उसके प्यूपिल में एक वेरी ह्यूमन मॉकिंग स्माइल फ्लैश हुई, और फिर एवरीथिंग वेंट डार्क। मुझे नहीं पता मैं कितनी देर अनकॉन्शियस रहा। शायद 1 मिनट, शायद 1 सेंचुरी। एक बहुत ही शार्प रिंगिंग साउंड और एक्सट्रीम पेन ने मेरे कॉन्शियसनेस को फोर्स करके वापस बॉडी में खींचा। मैं जागा। पूरी दुनिया अभी भी शेक कर रही थी। मेरा सिर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मैसिव हैमर से मारा हो, दर्द से फटा जा रहा था। कानों में एक कंटिन्यूअस हाई फ्रीक्वेंसी बजिंग साउंड आ रही थी। मैंने आंखें खोलने की कोशिश की। विजन कंप्लीटली ब्लरी था। काउंटलेस ब्लैक स्पॉट्स मेरी आंखों के सामने पागलों की तरह डांस कर रहे थे। मुझे खून का टेस्ट आया, सॉल्टी और मेटालिक। वो मेरे फोरहेड से बहकर मेरी आंखों में जा रहा था।
मैंने हाथ उठाकर खून साफ करने की कोशिश की, लेकिन मेरी आर्म्स हैवी मेटल की तरह लग रही थी। हर छोटे से मूवमेंट से पूरी बॉडी के मसल्स में अनबेरेबल पेन हो रहा था। मैंने जमीन का सपोर्ट लेकर स्ट्रगल करते हुए बैठने की कोशिश की। कई बार फेल हुआ। आखिरकार एक टूटे हुए मेटल बोर्ड के सपोर्ट से मैंने अपनी अपर बॉडी उठा ली। मेरा विजन धीरे धीरे क्लियर होने लगा, और फिर मैंने अपने सामने का नजारा देखा। हेल ऑन अर्थ, ये वर्ड फिर से मेरे दिमाग में आ गया। पूरा कंट्रोल रूम कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका था। वो कंट्रोल कंसोल जिसके पीछे हम छुपे थे, शॉक वेव से श्रेड होकर पीसेस बन चुका था। सीलिंग से लटकने वाली वो मेटल केबल्स मरे हुए जायंट पाइथन्स की तरह लाइफलेस लटक रही थीं। उनके टूटे हुए एंड से अभी भी डेंजरस स्पार्क्स निकल रहे थे। दीवारों की सारी मैसिव स्क्रीन्स टूटकर ब्लैक हो चुकी थीं। हवा में गन पाउडर और किसी जले हुए प्रोटीन की चोकिंग स्मेल आ रही थी। हाई एनर्जी फ्यूजन बॉम्ब की पावर मेरी इमेजिनेशन से कहीं ज्यादा थी। इसने यहाँ ऑलमोस्ट सब कुछ तबाह कर दिया था। मेरी नजरें धुएं और डस्ट के पार उस हाई प्लेटफॉर्म की तरफ गईं। वो प्लेटफॉर्म अभी भी वहां था, और उस प्लेटफॉर्म पर वो मैसिव इरेगुलर पर्पल स्फीयर भी अभी तक मौजूद था। वो चुपचाप हवा में फ्लोट कर रहा था। उसकी सरफेस पर एक बड़ा सा क्रैक आ गया था, लेकिन वो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था। क्रैक से निकलने वाली वो प्योर पर्पल ब्लैक एनर्जी अब गायब हो चुकी थी। वो एक पैंडोरस बॉक्स की तरह लग रहा था, जो ओपन किया जा चुका था। डिजास्टर्स रिलीज हो चुके थे और बॉक्स वापस डेथली साइलेंट हो गया था। मेरा दिल जोर से धड़का। शाओ वेंजन। मुझे अचानक उसकी याद आई। वो औरत जिसे आखिरी सेकंड में उस मेटल केबल ने जोर से स्मैश किया था। मैं पागलों की तरह रुइंस में उसे ढूंढने लगा। शाओ वेंजन। मैं अपनी फटी हुई आवाज में चिल्ला रहा था। मेरी आवाज उस एम्प्टी और साइलेंट कंट्रोल रूम में बहुत वीक लग रही थी। कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ मेरी आवाज उन कोल्ड मेटल वॉल से टकराकर एको कर रही थी। फियर एक बर्फीले हाथ की तरह मेरे दिल को जकड़ रहा था। क्या वो मर गई मुझे बचाने के लिए, मिशन कंप्लीट करने के लिए? क्या वो मारी गई? नहीं, मैं ये नहीं मान सकता। मैंने पूरे शरीर के इंटेंस पेन को इग्नोर किया। मैं अपने हाथों और घुटनों के बल उस रुइंस में रेंग रहा था, एक एक करके उन हेवी मेटल पीसेस को हटा रहा था। उनके शार्प एजेस से मेरी फिंगर्स कट गई थीं, खून बह रहा था, लेकिन मुझे कोई पेन फील नहीं हो रहा था। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट था, उसे ढूंढना है। मुझे उसे ढूंढना ही होगा। जिंदा या मुर्दा, मुझे वो चाहिए। आखिरकार एक टूटे हुए सर्वर कैबिनेट के पीछे मैंने उसे ढूंढ लिया। वो वहां चुपचाप पड़ी थी, डस्ट और रबल से पूरी तरह कवर हो चुकी थी। उसका फेस पेपर की तरह पेल था, कोई कलर नहीं था। उसके होठों के किनारे से डार्क रेड ब्लड की एक लाइन बह रही थी। उसके कॉम्बैट सूट पर कई कट्स लग चुके थे और खून ने उसके कपड़ों को पूरी तरह भिगो दिया था। उसकी आंखें बंद थीं, वो कंप्लीटली मोशनलेस थी, जैसे उसकी सांसें रुक चुकी हों। मेरा दिमाग सुन्न हो गया, कंप्लीटली ब्लैंक। टाइम जैसे इसी मोमेंट पर फ्रीज हो गया। मैंने कांपते हुए हाथों से उसकी सांसें चेक करने की कोशिश की। कोल्ड, सब कुछ कोल्ड था। मेरी पूरी दुनिया एक सेकंड में कोलैप्स हो गई। लेकिन ठीक उसी मोमेंट जब मैं डिस्पेयर में पूरी तरह डूबने वाला था, मेरी फिंगर टिप्स को एक एक्सट्रीमली वीक, ऑलमोस्ट अननोटिसेबल एयर फ्लो फील हुआ। बहुत वीक, लेकिन वो रियल था। वो जिंदा थी, उसकी सांसें चल रही थीं। एक एक्सट्रीम हैप्पीनेस किसी टूटे हुए डैम के फ्लड की तरह आई और उसने मेरे सारे डिस्पेयर और पेन को धो दिया। मैंने बहुत केयरफुली उसके ऊपर से रबल हटाया और उसे उन रुइन से बाहर निकाला। उसकी बॉडी बहुत लाइट और कोल्ड थी। मैंने अपना कान उसके चेस्ट पर रखा, मुझे सुनाई दी। मुझे उसकी वीक लेकिन एक्सट्रीमली रेजिलियंट हार्ट बीट सुनाई दी। धक धक धक, जैसे कोई मरती हुई बटरफ्लाई स्ट्रगल करते हुए अपने विंग्स फड़फड़ा रही हो। मैंने उसकी इंजरीज चेक की, बहुत सीरियस थी। उसका लेफ्ट आर्म एक अननेचुरल एंगल पर मुड़ा हुआ था, क्लियरली फ्रैक्चर था। उसकी बैक पर एक बहुत बड़ा ब्रूज था। शायद किसी हेवी इंपैक्ट की वजह से उसके इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज हो चुके थे। लेकिन सबसे फेटल इंजरी उसके फॉरहेड पर थी। एक डीप कट जिससे हड्डी तक दिख रही थी, और वहां से कंटिन्यूअसली खून बाहर रिस रहा था। मुझे तुरंत ब्लीडिंग रोकनी थी। मैंने अपनी स्लीव का एक क्लीन हिस्सा फाड़ा और पूरी ताकत से उसके वोन पर प्रेस कर दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। खून ने तुरंत उस कपड़े को भिगो दिया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो एक्सट्रीम ब्लड लॉस की वजह से मर जाएगी। मैं क्या करूं? यहाँ कोई मेडिकल इक्विपमेंट नहीं है। हम इस टोटली आइसोलेटेड गोस्ट प्लेस में फंसे हुए हैं। मैं ब्लड लॉस की वजह से पेल पड़ते उसके चेहरे को देख रहा था। मेरे दिल में से चाकू चल रहे थे। ठीक उसी वक्त मेरी चेस्ट पर रखा वो कस्टम्स बैज, मेरे मेंटर लिन हिदोंग का वो मेमेंटो, एक बार फिर से एक फेंट
वार्म एनर्जी एमिट करने लगा। मैंने बिना सोचे समझे उस बैज को निकाला और धीरे से शाओ वेंजुन के फोरहेड वाले वुंड पर रख दिया। एक मिराकल हुआ। वो कोल्ड मेटल बैज जैसे ही उसके वुंड के कांटेक्ट में आया, उसने एक सॉफ्ट गोल्डन लाइट का ऑरा एमिट करना शुरू कर दिया। वो लाइट किसी लिविंग एनर्जी की तरह उसके वुंड को कवर करने लगी। जो खून लगातार बाहर आ रहा था वो मिराकुलसली मेरी आंखों के सामने धीरे धीरे रुकने लगा। वुंड के आसपास की स्किन और टिश्यूज एक्सट्रीमली स्लो मोशन में मूव करने लगे और हील होने लगे। मैं इस अनबिलीवेबल सीन को देखकर कंप्लीटली स्पीचलेस था। ये बैज आखिर ये चीज क्या है? ये सिर्फ मेंटल अटैक्स को ब्लॉक नहीं कर सकता, बल्कि ये वुंड्स को हील भी कर सकता है।